तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। जब भी हम प्रमोशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और बहुत नज़दीक आने लगता है प्रमोशन एग्जाम, तो उस समय जो है, जो पुराना पढ़े हुए हैं वो भूलने लग जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और आखिरी समय में जब 1 हफ्ता बचा हो या हफ्ता से 10 दिन बचा हो, तो कैसे-कैसे चीज़ों को देखनी चाहिए, उससे रिलेटेड आज के सेशन में हम स्ट्रेटजिक सेशन पे चर्चा करेंगे। और आज का दिन बहुत ही ज़बरदस्त रहा, क्योंकि मध्यांचल ग्रामीण बैंक के कुछ साथियों का प्रमोशन का रिजल्ट आया। और मध्यांचल ग्रामीण बैंक का जो एग्ज़ाम था, अभी देखिए पिछले महीने ही हुआ था। और जो हमारे साथी हैं इंटरव्यू दिए, शायद आज भी दिए होंगे कई साथी, या 1 दिन पहले या 2 दिन पहले दिए, और रिजल्ट भी आज निकल गया। मतलब वो कई साथी तो घर पहुँचे नहीं और रिजल्ट निकल गया। तो इतना मतलब जो ज़बरदस्त तरीके से तैयारी होती है और तुरंत-तुरंत जब रिजल्ट निकल जाता है ना, तो बहुत ही शानदार होता है। हेलो, नमस्ते जी। तो एक साथी का फ़ोन आ गया था, उनका भी रिजल्ट जो है वो साझा करने के लिए, तो मैंने कहा कि सेशन में आइए हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज जो है मध्यांचल ग्रामीण बैंक के साथियों का रिजल्ट आया, उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, उससे उसके लिए उनको बहुत सारी बधाइयाँ। और देखते हैं, अगर यहाँ कोई साथी जुड़े हुए हैं तो उनसे भी चर्चा करेंगे और सीधे-सीधे आप सब लोगों के सामने उनको बधाई भी देंगे। तो श्रीकांत जी जुड़े हुए हैं क्या? श्रीकांत जी, अतुल जी, कोई जुड़े हुए हैं? देखते हैं श्रीकांत जी जुड़े हैं क्या? अच्छा, अभी नहीं जुड़े हैं। श्रीकांत जी जुड़े हैं? ओके, जब जुड़ेंगे तो हम लोग बात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे। हाँ जी, हेलो। सर मैं एमपीजीबी से हूँ सर। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? श्रीकांत सर। अच्छा, श्रीकांत जो जुड़े हैं वो एमपीजीबी से हैं। अच्छा, एक मध्यांचल ग्रामीण बैंक से भी श्रीकांत जी हैं, और उनका भी जो है अभी प्रमोशन में रिजल्ट निकला है। और भी हमारे तमाम साथी हैं। तो मैं चाह रहा था कि कई लोगों का रास्ते भर तो फ़ोन ही आया है कि वो प्रमोशन का रिजल्ट निकला है, तो कुछ साथी अगर जुड़ेंगे तो उनसे बात कर लेंगे कि कैसे इंटरव्यू में सवाल पूछे गए थे, क्या-क्या चीज़ें उनके प्रमोशन एग्ज़ाम में आया था। क्योंकि ताज़ा-ताज़ा उनका प्रमोशन एग्ज़ाम हुआ है। जब भी प्रमोशन आपके जीवन में आता है या उसका अवसर आता है, तो पीछे का नज़ारा देखिए, है ना? शेखर जी, पीछे नज़ारा देख रहे हैं ये? तो आपका जो जब प्रमोशन एग्ज़ाम की बारी आती है, तो ये पूरा सिचुएशन अपने आप को देख लीजिए। कैसा सिचुएशन होता है कि एक तरफ काँटे ही काँटे, एक तरफ पानी, एक तरफ पहाड़, और एक तरफ तो समझ में नहीं आता जाएँ किधर। तो जब भी हम प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए ऐसे मुहाने पर आते हैं, तो कई बारी हमें समझ में नहीं आता। एक तरफ देखेंगे तो समंदर जैसा पूरा, जैसे कि रास्ता ही नहीं दिख रहा है। मतलब इतना चीज़ पढ़ने के लिए है कि क्या-क्या पढ़ें, पूरा समंदर जैसा दिखने लगता है स्टडी मटेरियल। दूसरी तरफ देखते हैं काँटे-काँटे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको एकदम डिमोटिवेट कर देता है कि इसको तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगा। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन हो गया, एमएसएमई रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया, बैंक गारंटी आ गया, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो गया, क्रेडिट पॉलिसीज़ हो गया, मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ गए, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी आ गई। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये काँटे के जैसे नज़र आते हैं, वो हमें बिल्कुल ही कठिन लगता है और उसको हम पढ़ नहीं पाते। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो थोड़ी दूर तक रास्ता नज़र आता है या थोड़ी दूर ठहराव नज़र आता है, छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे केवाईसी हो गया, है ना? बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप हो गया, बेसिक बैंकिंग हो गई। तो जब हम अपने इस आस-पास ऐसे समय में रहते हैं, तो हमें ऐसे क्या चीज़ों को करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो जब आप प्रमोशन एग्ज़ाम आपका 15 दिन के अंदर हो या उससे कम समय हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिकॉल क्वेश्चंस को पूरी स्टडी कर लेनी है।
रिकॉल क्वेश्चन जो 1 से 2 साल तक आपके लॉगिन सेक्शन में है, उनको जब आप स्टडी कर लेंगे तो आपको एक सवाल का पूरा झरोखा मिल जाता है, जिससे कि आपके बहुत सारे टॉपिक से जुड़े हुए पढ़ने के लिए जो समय लगता है वो बच जाएगा। अगर आप रिकॉल क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो जितने भी रिकॉल क्वेश्चन होते हैं, इनका एक ट्रेंड है कि 40 to 50% रिकॉल क्वेश्चन जो है आपके प्रमोशन एग्जाम में आते हैं। सपोज करिए जैसे अभी पिछले संडे को एग्जाम हुआ था, उत्कल ग्रामीण बैंक का हुआ था, और उसके पहले मध्यांचल ग्रामीण बैंक का हुआ था, और जो भी बैंक के प्रमोशन एग्जाम आपके लॉगिन सेक्शन में मिलेंगे पुराने दिनों में, उनमें जो सवाल आए उनमें देखिएगा शेखर जी, वो सवाल आपके प्रमोशन एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पर सबसे जब नजदीक आते हैं तो एक काम पहला करना है कि जितने भी रिकॉल क्वेश्चन को अपने को देख लेना है। मान लीजिए 30 रिकॉल क्वेश्चन उस प्रमोशन एग्जाम का है, तो 30 के 30 आप चेक कर लीजिए। तो एक बड़ा काम आपका हो जाएगा कि 40 to 50% आप तैयार कर लिए, ताकि हमको पता चल जाता है कि हम 40 से 50% कवर कर लेंगे इन सवालों के मतलब इन सवालों को स्टडी करने से आपको फायदा हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण काम करना है, कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक आपको दिया हूं मैं, ट्रेंडिंग टॉपिक। तो ट्रेंडिंग टॉपिक में क्या है शेखर जी, आप बताइए जरा, ट्रेंडिंग टॉपिक में एक टॉपिक क्या है? ट्रेंडिंग टॉपिक जो दिया हूं, उस ट्रेंडिंग टॉपिक में पहला टॉपिक क्या है ट्रेंडिंग टॉपिक में, जिसमें से सवाल आते ही आते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर। प्रियोरिटी सेक्टर, ठीक है। प्रियोरिटी सेक्टर एक ऐसा है जहां से सवाल सुनिश्चित है, एटलीस्ट 2 से 3 सवाल तो आएंगे, क्योंकि एग्जाम में 6 से 7 सवाल भी प्रियोरिटी सेक्टर के आते हैं, क्योंकि प्रियोरिटी सेक्टर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, बैंक की प्रायोरिटी है, समाज की प्रायोरिटी है। इसीलिए प्रमोशन एग्जाम के लिए आईबीपीएस की भी प्रायोरिटी है और बैंक के मैनेजमेंट की भी प्रायोरिटी है। तो प्रायोरिटी सेक्टर एक बड़ा सिलेबस है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर को 1 बार 2 बार 3 बार करके देख लेना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर को। और प्रायोरिटी सेक्टर के भी कौन से वीडियो को देखनी है, प्रायोरिटी सेक्टर के कौन से वीडियो को देखनी चाहिए शेखर जी? कौन से महीने के वाले वीडियो है लेक्चर, उसको देखना चाहिए? जो चेंजेज हुआ है प्राइवेट सेक्टर में, तो हाँ, उसका देखने से अच्छा होगा। प्रियोरिटी सेक्टर में जो वीडियो जून महीने में हमने आपको पढ़ाया है, जून, अभी लिंक में जब सेशन खत्म हो जाएगा तो मैं लिंक आप लोगों को साझा करूंगा, क्योंकि प्रियोरिटी सेक्टर में एक बड़ा परिवर्तन हुआ था 18 सितंबर 2020 को, 20 को चेंज हुआ, फिर उसके बाद जून 2021 में चेंज हुआ, फिर उसके बाद सितंबर 2021 में हुआ एनपीएस से रिलेटेड चेंज, और अभी 2 अगस्त को भी चेंज हुआ। लेकिन जो 2 अगस्त 2022 को जो चेंज हुआ है, वो चेंजेस जो है बहुत माइनर चेंजेस हुए हैं। मैं किसी छोटे जब न्यू अपडेट वाले सेशन में उसके डिस्कशन कर लूंगा। वो क्लरिकल टू ऑफिसर के लिए नहीं होगा, अगर आएगा तो सवाल वो आएगा हायर स्किल के लिए आएगा, क्योंकि उसमें एनबीएफसी के लिए, नॉन कॉर्पोरेट बोरोवर्स के लिए, और जो इंडिविजुअल बोरोवर है उसके अलावा, जो रिटेल कस्टमर है उसके अलावा जो कस्टमर है उनके लिए भी कुछ टारगेट की बात की चर्चा कर रहे हैं। तो एक जो बड़ा टॉपिक है वो प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा है। अगला महत्वपूर्ण जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो क्या है शेखर जी? अगला ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है? सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है वो आपके लिए ट्रेंडिंग टॉपिक है, चाहे कैसा भी हो। जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उनमें से एक एक सवाल जरूर आएंगे। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री आपके सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, जो रात दिन आप इसके लिए ज्यादा मेहनत भी करते रहते हैं, इससे जुड़ा हुआ सवाल आएंगे। तो देखते हैं जरा हमारे कोई साथी जुड़े हों हमारे इस सेशन में, जो आज प्रमोशन हुआ है उनका, तो बात करते हैं जरा। श्रीकांत जी या अतुल जी कोई जुड़े हों तो जरा कंफर्म करेंगे, फिर हम थोड़ा देर उनसे चर्चा कर लेते हैं। बीच में स्ट्रेटजी भी करते रहेंगे, क्योंकि अभी हमने जो है बात करनी है, उन साथियों को बधाई भी देनी है। अतुल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर। अरे वाह अतुल जी, क्या बात है ना, बहुत बहुत बधाई हो आपको आज के। थैंक यू सो मच सर। मेरे ख्याल से आज शायद अभी रास्ते में थे तब आपका फोन आया था, है ना? जी सर। तो सबसे पहले हम हमारी तरफ से, हमारे पूरे टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिए। आपने अपने परिवार का गौरव बढ़ाया और अपने समाज के कल्याण के लिए और एक बेहतर कार्य निष्पादन के लिए नई जिम्मेदारी को स्वीकार किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो।
थैंक यू सो मच सर। ये सब पॉसिबल आपके कारण हो सका, मेरे परिवार की दुआओं के कारण हो सका, मेरे कलीग्स के गाइडेंस के कारण हो सका। इस सभी को मेरा धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो अतुल जी कैसा लग रहा है? अभी जस्ट शायद आप देखिए पूजा पाठ करके अभी आए हुए हैं, अच्छा लग रहा है? जबरदस्त। आते ही मम्मी ने स्वागत किया था, तिलक लगाया, माला पहनाई, बहुत बढ़िया। तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है आज। सबसे पहले जो एक चीज आपसे जानना चाहेंगे अतुल जी, कि आपका इंटरव्यू कब हुआ था? इंटरव्यू कल हुआ था सर। अच्छा, कल ही इंटरव्यू हुआ? जी। वाह, बहुत बढ़िया। और आप कौन से स्केल के लिए स्केल 1 से स्केल 2 में प्रमोट हुए सर अभी। वाह, क्या बात है, ये तो बड़ा तीन। सौभाग्य वाला पद है, क्योंकि ज्यादातर हम जब इंडस्ट्री के लोगों से बात करते हैं तो मैंने एक छोटा सा सर्वे भी कराया था अपने जुड़े हुए लोगों के साथ, कि सबसे बढ़िया जबरदस्त पूरे करियर का रिटायर्ड लोगों में से मैंने किया था, तो उन्होंने बोले स्केल 2 का जो पद है ना, बहुत ही सर्वोच्च सम्मान वाला पद है, सौभाग्यशाली पद है ऐसा कहते हैं, क्योंकि वो एक ब्रांच का मैनेजर होता है और बड़ा अच्छा उनको एक्सपीरियंस आता है, कि किसी दिन हम लोग उसको भी चर्चा करेंगे। तो अतुल जी आपके इस जो सफलता में हम ये थोड़ा स्ट्रेटेजिक सेशन है, तो थोड़ा बताएंगे कि कल के इंटरव्यू में आपसे कैसे सवाल पूछे गए थे और किस तरह का हुआ था? कल के इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सर, हम्म, चूंकि मैंने जेआईबी सीआईबी दोनों क्लियर किया हुआ था, हाँ तो कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियल टर्म्स पूछी गई थी, हाँ और बाकी जो हमारा बायोडाटा फॉर्म भरा होता है, तो बायोडाटा फॉर्म में कुछ चीजें हमारी जो उपलब्धियां हैं वो पूछी जाती हैं कि इसको फिलअप कीजिए। तो उपलब्धियां मैंने जो भरी थी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछते हैं, उन्हीं से उनका क्वेश्चन निकलता है। और अच्छा पहला और जो एक और क्वेश्चन निकला, और सर और जो क्वेश्चन निकला था, मेरा जो काम किया हुआ था मेरी ब्रांच में, अच्छा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। ओके। तो ये पूरा इंटरव्यू जो है कितने मिनट का चला था आपका? लगभग 15 से 20 मिनट चला होगा। 15 से 20 मिनट? तो 15 से 20 जी मिनट तो बहुत होता है अतुल जी, है ना? बिल्कुल सर। क्योंकि 15 से 20 मिनट ग्रिल होना मतलब 10 मिनट अगर इंटरव्यू हुआ तो एक वो भी ज्यादा लगता है साथियों को, क्योंकि 7 मिनट का ऐसे देखा गया है स्टेटस ऑफ माइंड को पढ़ते हुए कि 7 मिनट का अगर इंटरव्यू हुआ, 7 से 8 मिनट, तो वो एक मॉडरेट इंटरव्यू कहलाता है। लेकिन अगर 7 8 10 मिनट से ऊपर हो गया तो बहुत ही कठिन ऐसा लगता है, कि और जो है आपके अंदर एक पावर ऑफ पेशेंस होने की जरूरत है। तो वो आपको अगर समय का पता नहीं चला सर उस समय, तो मतलब बढ़िया आराम से वो समय निकल गया, ये लगा ही नहीं कि 15-20 मिनट। जब बाहर निकला तब बताया गया ज्यादा समय हो गया तुम्हें तो यार। ओके, तो ये तो बहुत बढ़िया। आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहा, मतलब क्या सवाल उनका तुरंत कुछ एक्सपीरियंस है, क्या क्या सवाल पूछे गए थे जैसा कि आपने बताया था? आपको एकेडमिक से क्या सवाल पूछा गया था, बैंकिंग जनरल बैंकिंग से क्या सवाल पूछा गया था? जनरल बैंकिंग से डिजिटल बैंकिंग क्या होती है, अच्छा। और डिजिटल बैंकिंग से क्या फायदे हैं, हम्म। कस्टमर्स को क्या फायदे हैं, हमको क्या फायदे हैं, ओके। ईएमबी चिप क्या होती है, अच्छा। वो किस लिए लाई गई, और मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सीआरआर, एसएलआर, सीआरएआर, एमओसी, ओका। अच्छा, तो काफी और सवाल पूछे गए थे आपसे तो, है ना? फिर तो बिल्कुल है, काफी सवाल पूछे। जवाब देते रहे सर, आपने सिखाया था, पूरा बोलते चले गए। बहुत बढ़िया, है ना? और जैसे ही क्वेश्चंस मतलब कहीं से कुछ नहीं बनता था, तो तुरंत रुक जाया करते थे, वो अगले को बोल दिया करते थे। जब तक क्वेश्चन का जवाब देते रहे तब तक वो क्वेश्चंस पूछते रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका ये एक और था, पूछना था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे था कि फिजिकल इंटरव्यू था? फिजिकल था सर। फिजिकल इंटरव्यू था, बहुत बढ़िया। ये तो हुई इंटरव्यू की बात, जिसमें आपको बैंकिंग के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। जो आप काम करते हैं उससे रिलेटेड कोई सवाल आपको याद आ रहा है? काम करते हैं तो उनका जो मेन मकसद था कि बिजनेस को डेवलप कितना किया और आगे कैसे करेंगे, मतलब पीछे कितना किया वो आपका पूरा रिपोर्ट देखेंगे। बिजनेस डेवलप किया, आपने एडवांस बढ़ाया, डिपॉजिट में अच्छा किया, और सोशल स्कीम्स, और मेन एनपीए। एनपीए पे ज्यादा फोकस था हमारे यहाँ, थोड़ा एनपीए ज्यादा था, एनपीए पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है इस समय। ओके,
तो वो एमपीओ तो खैर मैंने अच्छा काम किया था लास्ट ईयर, जो जितना था मार्च 21 में, तो आज के टाइम पे 50% कम कर दिया था, तो इसलिए तो वो ठीक रहा थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। मतलब आपके वो परफॉर्मेंस को देखना चाहते थे कि परफॉर्मेंस कैसे किया आपकी ब्रांच ने, है ना? जी और आज आप एज ए ब्रांच हेड का मतलब थे अभी स्किल 1 में, जी ब्रांच जी हेड? जी, स्केल 1 ब्रांच थे, अभी मैंने इसको स्केल 2 कर लिया है, बिजनेस अच्छा किया तो अच्छा, स्केल 2 हो गई है, और अब तो दूसरी कोई ब्रांच मिलेगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मैं परफॉर्मेंस देखने के लिए, फिर उसके बाद कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, केस स्टडी किसी केस में डालने के लिए ऐसा कुछ पूछा? केस स्टडी तो नहीं पूछी उन्होंने, वो डिजिटल बैंकिंग की वजह से बस उन्होंने पूछा कि कोई एक आध ऐसी चीज बताइए कि मतलब आपको लगा हो कि डिजिटल बैंकिंग आपके लिए फायदेमंद है, कोई अच्छा। एग्जांपल इस तरह से कुछ बताइए। हम्म। तो उनको बताया कि भाई कि सर हमने डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से हम लोगों को जो सुविधाएं देते हैं, तो लोगों को जल्दी सुविधाएं मिलती हैं, कम समय में मिलती हैं, वो ब्रांच नहीं आते हैं, घर बैठे सुविधाएं मिल जाती हैं। तो जब वो ब्रांच नहीं आते तो हमें समय मिलता है, वो समय हमारा बचता है, तो उस समय को हम अपने प्रोडक्टिव वर्क में यूज कर लेते हैं। ओके। आजकल ये सवाल पूछे जा रहे हैं, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, आप किसी ग्राहक के जीवन को कितना आसान बना सकते हैं, एक ग्राहक के जीवन को कितना सुविधाजनक बना सकते हैं, उसको अपनी जगह पे बैंक आना न पड़े और बैंक की वो सारी जो सुविधाएं हैं उसको अपनी जगह पे मिल जाएं और बैंक की सुविधाओं का लाभ ले सके। यही डिजिटल बैंकिंग की मूल अवधारणा है और इसका बहुत ही अच्छे से समाज में स्वीकारोक्ति या स्वीकार मिला है, समाज में इसका सम्मान मिला है और इससे जन सामान्य के सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही जो आवश्यक सुविधाएं वो बैंकों से लेना चाहते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो सुविधाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हैं और उसको पा रहे हैं। दूसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म में जब भी उपयोग करते हैं जो ग्राहक, तो उसमें उनको जो एक्सेस दिया जाता है वो खुद ही बैंकिंग अपने हिसाब से करते हैं। 24 आवर्स एनीवेयर बैंकिंग, बैंक के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो बैंकिंग दिन रात कर सकते हैं, जिससे कि उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ साथ उनकी शिकायतें कम हुई हैं। नहीं तो छुट्टी के दिन भी बैंकिंग करना है तो फिर बैंक बंद है एक बहाना हो जाता था। और आजकल इसी में आगे बढ़ाए जा रहे हैं जिसमें लोन और अलग फैसिलिटी और समाज को जो है एक नई दिशा मिल रही है। तो बहुत बढ़िया आपने बताया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक आपने अच्छा सुझाव दिया, इस पर मैं एक सेशन भी ले सकता हूँ कि डिजिटल बैंकिंग के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और कैसे उसको कहा जाएगा अगर प्रमोशन एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि अभी प्राय प्रमोशन एग्जाम में डिजिटल बैंकिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो अतुल जी, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये भी हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं आपके साथ, स्क्रीन पर भी हैं कई लोग, इधर यहाँ पर 40-50 लोग और जुड़े हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं 15 दिनों के बाद प्रमोशन एग्जाम में भाग लेंगे। तो ऐसे आप जो है जब तैयारी किए थे, आपको कितने दिन का समय मिला था, आप कब तैयार हुए थे मन से, फिर कब तैयार हुए तन से, फिर आपके एक्शन लिया और अब फिर आप जो है प्रमोशन एग्जाम के लिए इस रेस में आए, ये थोड़ा सा बता दीजिए ताकि हमारे इन साथियों को जो है सवाल उनके मन में होगा वो दूर हो जाएगा। हम माइक्रोफोन ऑन कर लेंगे, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ, बराबर अभी आ रही। दो क्वेश्चन और याद आए हमें। हम्म। हाउ टू रिड्यूस एनपीए, मतलब क्या क्या टूल है एनपीए के, एक वो क्वेश्चन भी किया था, और एक क्वेश्चन किया था एनडीटीएल। वो उन्होंने मुझे सीआरआर एसएलआर बता पूछा, तो मैंने एनडीटीएल का उसमें नाम लिया, तो पूछा फिर लेके एनडीटीएल किया है। तो अच्छा। एनडीटीएल का पूछा उन्होंने, तो मैंने सुबह सर्च करके गया था, ज्यादा ना जानकारी नहीं थी कि वो डीटीएल तो पता है पर नेट का मीन्स क्या है, तो हाँ मीन्स माइनस असेट्स। हाँ। तो ये मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि असेट्स कौन सी असेट्स मीन्स क्या, हम्म। वो तो जानकारी नहीं थी मुझे, हाँ, तो फिर उसके लिए मैंने सॉरी बोल दिया था। कोई बात नहीं, वो शुद्ध मांग और टाइम डिपॉजिट लाइबिलिटी के बारे में उन्होंने पूछ लिया होगा, है ना? क्योंकि ये रिजर्व तो जो बैंक का टाइम जो एंड तरफ। डिमांड जी। टाइम लाइबिलिटीज होती है, उसमें से असेट्स माइनस करते हैं, तो यस। असेट्स कौन सी होती है, क्या रहता है ये? हाँ, एसेट्स अलग किस्म से होती हैं, उसमें एक अलग तरीके से, उसमें सरल तरीके से 1.5-2 मिनट का मैंने वीडियो बनाया है, मैं दे दूंगा अच्छा उसमें। अच्छा, क्या है ठीक। कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी एक सेशंस है, वो लॉक होगा शायद, आप देख नहीं रहे होंगे, जो ऐसे एसेट जिनमें हेल्ड टू मैच्योरिटी वाला हिस्सा माइनस करना पड़ता है, या नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ऐसे जो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जो लॉक रहते हैं उनको माइनस करके ले जाता है, वो बता दूंगा एक दिन सेशन में डिटेल में। तो ये ठीक अच्छा ठीक सवाल था वैसे, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ऐसे हायर स्केल में पूछा जाता है 2 to 3, 3 to 4 में।
और और नेशनल शायद एमपीजीबी में ज्यादा। सीआईबी किया इसलिए पूछ लिया होगा सर। हाँ हाँ, इसीलिए पूछा होगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हाँ, कैसे कितने दिनों की तैयारी स्टार्ट की थी आपने और किस तरीके से रिटर्न एग्जाम की तैयारी की थी, क्योंकि रिटर्न एग्जाम आपका कैसा गया था पहले बताइए। रिटर्न एग्जाम मेरी नज़र में बहुत अच्छा गया था सर। ओके। मतलब मैं पूरा मैक्सिमम मतलब अच्छा करके आया था एग्जाम। अच्छा। और एग्जाम जब दिया था तो एग्जाम देने की रात में ही मैं यहाँ पर आपसे क्लास में आया था लाइव सेशन में। तब ठीक। मैंने बताया था कि भाई पूरा एग्जाम जो था पूरा का पूरा वो आपके वीडियोस से था, जो रिकॉर्ड क्वेश्चंस हैं उनसे पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आया था मैक्सिमम। बाकी बैंकिंग वाले जो सर्कुलर थे तो वो एक अलग चीज हो गई। हाँ। हम्म। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि प्रमोशन एग्जाम के रिटर्न में क्वालिफाई करने के लिए कितने दिनों की तैयारी चाहिए। हम्म। तैयारी तो सर अगर 15 दिन भी मिले ना तो वो भी काफी होता है, ये मुझे लगता है। बस ये कि जो जितने टाइम मिले हमें हमने सोचा है कि अभी हमें तैयारी करना है और इसको क्रैक करना ही है। तो मन में ऐसा कहीं ना कहीं था कि यार मुझे क्रैक करना है, कैसे भी करके करना है, मतलब इसको छोड़ना नहीं। जैसे अच्छा। ये जॉब लेने के लिए किया था उस समय, तो ये मुझे स्केल 2 बनना है, मीन्स बनना है। पहला अटेम्प्ट था और 6 साल के बाद हमको एलिजिबल में होता है, लेकिन सीआईबी जेबी किया तो 4 साल के बाद एलिजिबिलिटी थी। तो पूरे बैच में सिर्फ 4 लोग थे, तो ये भी प्लस पॉइंट था कि यार अभी नहीं किया तो फिर 2 साल बाद और उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो एक मन में ठान लिया कि ये करना है। अब मन में ठाना तो फिर पता चला आपके बारे में, तो मई में मैंने ज्वाइन किया था आपकी क्लास को। ज्वाइन तो कर लिया था, आपने कहा कि भाई डेली डेली जैसे बताता जाए वैसे करते जाओ। ये सारे जो वीडियोस मेरे उसमें लॉगिन एरिया में है वहां भी देखते रहिए और सेशन करते रहिए, लेकिन मैं जुड़ नहीं पाया अच्छी तरीके से। धीरे धीरे मन आगे बढ़ गया, मैंने कहा अभी एग्जाम की डेट आ जाएगी, देखते हैं, पता चलने थोड़ा थोड़ा क्या है क्या नहीं। मई निकल गया और जून भी लगभग निकल गया। जुलाई स्टार्ट हो गया, जुलाई में पता लगा यार 23 जुलाई को एग्जाम होना है। तब से थोड़ा सा जब एग्जाम की डेट आ गई तो लगा कि यार अब कर लेना चाहिए। तो फिर से सारे सेशंस ज्वाइन किए और जितने भी लॉगिन एरिया में जो वीडियोस थे उनको करते गए। और वो इस हिसाब से वीडियोस कर रहे थे कि जो हमें लगता था कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, आरआरबी से रिलेटेड जो वीडियोस थे कि वो कौन कौन सी चीजें हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर वगैरह और जो भी एक्स्ट्रा वीडियोस हैं वो सारे आ सकते हैं। और डिजिटल बैंकिंग तो इतना है नहीं हमारे यहाँ, और IMPS वगैरह नहीं है, तो वो सब इतना देखना जरूरी नहीं समझा था। तो जो हमसे रिलेटेड लगा वो सारे वीडियोस हम आपके देखते गए। और मेन जो था वो रिकॉर्ड क्वेश्चंस था। उसमें से ऐसा लगा कि जो क्वेश्चंस उठ के सीधे सीधे यहाँ आ गए हों, बिल्कुल एज इट इज, मतलब उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं लगा। तो एक ये अच्छी बात थी। और बस जून जुलाई में मैंने शुरुआत में स्टार्ट करा और जुलाई के बाद 23 जुलाई को हमारा एग्जाम हुआ था। 23 जुलाई को एग्जाम दिया, उसके बाद फिर 7 या 10 दिन बाद करीब इंटरव्यू होता है, लेकिन हुआ नहीं। तो कुछ कारण हमारे ऑडिट वगैरह चल रहा था हेड ऑफिस में, तो उसके बाद अभी इंटरव्यू अभी हुआ। तो इंटरव्यू के लिए आपसे मैंने रेगुलर आपने बताया था, तुरंत मैंने आपसे पूछा था कि कैसे क्या करना है, तो आपने कहा कि इंटरव्यू वाला जो सेक्शन है उसको कर लीजिए। तो शुरुआत के 5-6 दिन फिर से वही सर कि ठीक है कर लेंगे आगे। तो इंटरव्यू के लिए जो समय लॉगिन निकल सेक्शन में वीडियोस हैं, वो आपके लिए कितना गया। बूस्टर का काम किया। इंटरव्यू के लॉगिन में जो मेरे लिए था वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया सर उन्होंने। मतलब मुझे ये डर लग रहा था कि पता नहीं क्या पूछेंगे, मेरे बारे में कुछ पूछेंगे। मतलब कुछ मन में ये नहीं था कि पूछेंगे क्या, आएगा क्या। ओके। जब जब यही आइडिया नहीं कि हमें पूछेंगे क्या तो हम जवाब क्या देंगे। एटलीस्ट हमें प्रिपेयर होके जाना चाहिए हर क्वेश्चंस के लिए, वो आए या ना आए। तो अब मेरी जो परेशानी थी कि भाई एकेडमिक से पूछेंगे या फिर बैंकिंग जनरल बैंकिंग होगी या फिर मेरा वर्किंग पूछेंगे सीआईबी एबी, तो ये सब तो पढ़ाई वाली चीज है, तो ये मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर उन्होंने पूछा मेरे बारे में तो एकदम से निकलता नहीं है अगर प्रिपरेशन ना करी जाए। सही तो बात कोई है। एकदम से पूछ ले तो वो नहीं निकलता है, तो उसके लिए थोड़ा सा तैयार होना पड़ता है। तो आपके जो वीडियोस मैंने देखे तो उससे मैं ये तैयार हो गया था कि हाँ मुझे क्या जवाब देना है। मेरे बारे में उन्होंने पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसके बारे में क्या जवाब देना है। और कॉन्फिडेंस मतलब जो डर रहा था कि क्या क्या हो सकता है, मेन स्ट्रेंथ है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना, अपनी वीकनेस को किस तरह से प्रेजेंट करना है, एक वो चीज। तो ये सारी चीजें जब मैंने अच्छे से देख ली, समझ ली कि हाँ एक्चुअल इंटरव्यू में हो क्या सकता है, उसके अलावा जो अकेडमिक उसके उसके लिए तैयार थे ही थे। लेकिन हालांकि ये अच्छा रहा कि ऐसी चीजें कोई पूछी नहीं। वो चेयरमैन सर के साथ थोड़ा सा वो मेरा एक वो पर्सनल मैटर एक समय पे हो गया था, तो वो उनको याद था, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा हो गई थी। तो जाते ही ओके। उन्होंने सबसे पहले पूछा आप तो ठीक है सब कुछ। मैंने कहा हाँ सर सब ठीक है। अच्छा, चलिए, तो एक पार्ट होता है जनरल बैंकिंग, एक पार्ट होता है इंटरनल बैंकिंग, और एक पार्ट होता है करंट अफेयर्स जो रिटन एग्जाम में आपके होते हैं। तो आपके रिटन एग्जाम में जो 80 क्वेश्चन होते हैं, आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। जी
है, और उनके मार्क्स होते हैं 50। तो वो उनमें से आपके इंटरनल, एक तो रिकॉल क्वेश्चन का पार्ट है जो काफी कुछ आ गया था आपके में, और एक इंटरनल से जुड़े हुए जरा कौन कौन सा हमारे साथी जो है इंटरनल में कौन कौन से सर्कुलर को पढ़ लेंगे तो उनका काम हो जाएगा, ये थोड़ा बता दीजिए। इंटरनल हम्म में सर स्टाफ लोन्स आए थे, स्टाफ में हाउसिंग लोन हुआ और बाइक लोन भी था, कार लोन भी था, ODDL अच्छा ओवरड्राफ्ट और डिमांड लोन जो मिलते हैं, पर्सनल लोन, तो ये स्टाफ के हो गए। पब्लिक में जो न्यू जो लॉन्च जितने भी होते हैं, कोई प्रोडक्ट नए लॉन्च हुए हैं तो उनके बारे में जरूर पूछ लिया जाता है। तो उनके बारे में जो आपने कुछ 4-5 चीजें बताई हैं कि उतनी चीजें बस नोट करके रखो, तो सर्कुलर जो क्वेश्चन पेपर में उतनी चीजें आती हैं कि भाई उनका प्रोसेसिंग फीस कितना है, उनका मोरेटम पीरियड कितना है, उनका जो क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितना है, टेन्योर कितना है, ये जो मेन चीजें हैं उतनी चीजें जान ले तो उसमें वो भी हो जाएगा। स्टाफ में कि भाई एलिजिबिलिटी कितनी रहती है, 3 साल या 5 साल, इस तरह की चीजें, मार्जिन कितना रहता है सारे स्टाफ और पब्लिक लोन्स में। तो जो नए प्रोडक्ट हो उसको जरूर देख लेना चाहिए, और स्टाफ के तो सारी चीजें पता होनी चाहिए। और उसके अलावा जो मेन जो प्रोडक्ट है, जो आपको लगता है हर एक बैंक में प्रायोरिटी दी जाती है सभी जगह कि इस समय पे क्या प्रायोरिटी चल रहा है, इस समय पे क्या प्रायोरिटी चल रहा है, तो हमारे आजकल एक तो जो NPA कम कर रही है, बाकी P सेगमेंट की तरफ ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। तो P सेगमेंट ध्यान दे, तो P सेगमेंट के बारे में चीजें पूछी गई थी काफी सारी। अच्छा, एक और चीज जैसे इंटरनल में हम देखते हैं HR रिलेटेड कुछ चीजें अब सवाल आए थे, कितने सवाल आए थे 80 में से कितने सवाल जो है इंटरनल बैंक के होंगे? इंटरनल बैंक में सर्कुलर्स, पॉलिसी, ये सब मिला के अनुमान से ऐसे चलेगा, 4-5 आगे पीछे होगा तो भी चलेगा। इंटरनेट बैंकिंग से मतलब पॉलिसी वगैरह ये सब मिला के मेरे ख्याल से आधा तो होगा, और 50%। 50% होगा, हम्म और 50% जो है जनरल बैंकिंग से आया था, है ना, जनरल हम्म। बैंकिंग से। तो जनरल बैंकिंग का जैसे हम लोग सेशंस करते हैं, ये सारे प्रियरिटी सेक्टर, KYC, तो इनमें से अगर 4-5 टॉपिक आप सुझाना चाहेंगे जो हमारे साथी अभी कर लें और उनमें से सवाल आने ही आने हैं, तो ऐसा कुछ टॉपिक याद आ रहा है आपको अतुल जी? जनरल बैंकिंग से जिसमें से आएगा ही एक आएगा। मिनट, एक मिनट सर, मैंने जरा नोट करके रखा था। हाँ ले लीजिए, ले लीजिए। हाँ हाँ हाँ, देखिए एक तो वो KYC वाला जो था, हम्म 2 8 10 ईयर्स, और सोशल स्कीम्स, PMSBY, PMJJY, APY का भी क्वेश्चन आया था हमारे कि मैक्सिमम मिनिमम पेंशन कब से लेके कितने तक होता है, 1000 से 5000। और बाकी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वो पूरा का पूरा ही इम्पोर्टेंट है। जो मेन जो एक था वो आपने बताया था कि नॉन फार्मर लोन, मतलब वो जो क्या बोलते हैं, जो बाहर से जो लोन लेते हैं वो लोग, फाइनेंशियल, वो जो 1 लाख तक का लोन जो दिया जाता है, मनी लेंडर से लेते हैं। मनी लेंडर से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे छुटकारा पाने के लिए 1 लाख तक का लोन दिया था, तो वो एक ये पूछा गया था। और बाकी हमारी बैंक की पॉलिसीज वगैरह थी, हाउस लोन था, मॉर्टगेज लोन था, 2 व्हीलर था, स्टाफ लोन, बिजनेस बैंक का टोटल मतलब बैलेंस शीट, और बाकी स्टाफ लोन, SME, गोल्ड लोन, फेस्टिवल क्रेडिट लोन, पॉलिसी से सवाल आए थे का? क्रेडिट पॉलिसी से, क्रेडिट पॉलिसी। जिसमें कि वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी पूछा था कि कितने लाख का सैंक्शनिंग अथॉरिटी, उससे। नहीं नहीं, सेंसरिंग अथॉरिटी नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आया था, हाँ, पावर ऐसा कितना भी याद नहीं आ है? रहा है। हाँ, हाँ, एक होता है ना कि चीफ मैनेजर का पावर कितना है, या अच्छा, आप ये इस तरह की चीजें नहीं पूछी थी उन्होंने। नहीं पूछी थी ये क्रेडिट पॉलिसी में, क्योंकि ज्यादातर साथी हमसे डायरेक्टली फोन में पूछते हैं सर क्रेडिट पॉलिसी से कितना सवाल आता है। तो मैं भी देखा हूँ कि ग्रामीण बैंक के प्रमोशन एग्जाम में इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन नेशनलाइज बैंक में जब जाते हैं तो वो क्रेडिट पॉलिसी एक बड़ा हिस्सा रहता है, उसको अच्छे से पढ़ना होता है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें अतुल जी, तो जो आपके 3-4 चीजें होती हैं, एक तो वीडियो लेक्चर्स होते हैं, एक PDF नोट्स होता है, और एक होता है मॉक टेस्ट, और एक होता है जो ट्रेंडिंग टॉपिक से जो जुड़े हुए रिकॉल क्वेश्चन। इनमें से कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ आप कितने समय पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बैंकर के पास समय कम रहता है, 10 घंटा से ज़्यादा तो ड्यूटी होती है, आना जाना सब मिला के, फिर पर्सनल लाइफ होता है, फिर सोना भी होता है 8 घंटा। तो कितना समय निकाल पाते थे आप? समय सर एक्चुअली पहले से प्री डिफाइन नहीं कर सकते,
कि हम इतना एक रिजिड होकर काम करें कि हमें इतना समय चाहिए है, क्योंकि कई सारी चीजें आप आपने बताया कि बैंक से कब आते हैं कब जाते हैं वो टाइमिंग पता नहीं है, घर में फिर आके क्या माहौल मिलता है, क्या कंडीशंस रहती है घर की, तो नहीं पता होता है। तो मेरा बस इतना था कि भाई जो समय मिलता था उस समय बस मुझे पढ़ना होता था, ये रहता था। रात में जितना लेट तक पढ़ सके उतना लेट तक पढ़ लें, सुबह मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ के उस समय थोड़ा सा पढ़ लें तैयार होने तक। तो वो जितना मतलब जो भी समय मिल जाए वो पढ़ने के लिए रहे, बस इतना था। और अब जो रहा गया, जो जितना रहा, तो आपने जो बताया तो पीडीएफ नोट्स थे, और पीडीएफ नोट्स के साथ में आपकी वीडियोस थे। तो जो पीडीएफ नोट्स तो ठीक है, आप वीडियोस देखने का अगर जैसे लोगों को लगता है कि शायद समय लगता है जो भी है, तो पीडीएफ नोट्स तो एक साथ पढ़ सकता है, वो तो एक आपकी स्लाइड हो गई। लेकिन क्या है कि जब वीडियोस उसी पीडीएफ नोट का अगर वीडियोस देखते हैं तो वो ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर कोई टर्म आई है तो उस टर्म से रिलेटेड चार पांच चीजें और आप समझा देते हैं साथ में, तो वो एक्स्ट्रा चीजें कवर हो जाती है उसमें, वो एक अच्छी चीज रहती है। और मॉक टेस्ट तो जो अब ये है कि उसके लिए वो तो हेल्पफुल रहता है कि हमने जो चीजें पढ़ी हैं, जो देखी हैं, तो वो हमें कितना हमने अंदर एब्जॉर्ब करनी, कितना हमें आ गया उसका, तो वो चीज अपने आप को वैल्यूशन एवेल्यूएट करने वाली चीजें होती हैं वो। ओके, तो हमारे और भी कोई साथी जो जुड़े हुए हैं, अगर उनके मन में भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हमारे होनहार साथी, देखिए युवा साथी हमारे जो है शाखा प्रबंधक बने हैं और नई जिम्मेदारी है। अभी अतुल जी से को मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी और सीखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी आपको जो है और योग्यता के साथ, दक्षता के साथ, सहनशीलता के साथ, साहस के साथ और विनम्रता के साथ और एक कोलेब्रेशन के साथ और कार्य निष्पादन करने की जरूरत है। तो उसके लिए और ज्यादा सीखने की जरूरत है। पॉलिसी की टर्मिनोलॉजी को अंदर से सीखने की जरूरत है और किसी लॉ के प्रैक्टिकल जो अप्रोच होता है उसको सीखने की जरूरत है। और समाज से सीधे जुड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है आपको। आप किसी राजनेता से कम नहीं है अगर बैंक में काम करते हैं तो, क्योंकि आप जिस तरह समाज के हर पहलुओं से जुड़ सकते हैं ना, ऐसा कोई भी और पेशा जो है आपको नहीं मिलेगा जिसमें आप ईमानदारी के साथ और उनके लाभ के लिए उनके साथ जुड़ रहे हैं और उनको सही दिशा देने के लिए, एक सही फाइनेंशियल एडवाइस करने के लिए आप जो है आपके पास एक मौका है। और जब फाइनेंशियल एडवाइजर बनने का एक मौका मिला है तो हमें क्या होना चाहिए? ज्ञान कौशल होना चाहिए, वो भी बैंकिंग का। और उनके सारे मतलब उनका जीवन निर्माण करना है अतुल जी। समाज के लोगों जी जो रहते हैं ना, जैसे सपोज आपको एक जगह मिला है, अभी अभी एक टेरिटरी, अभी कहाँ कौन सी जगह में काम करते हैं, कौन से जिले में? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है सर, वहाँ पे मोहारी ब्रांच है। अच्छा, तो चलो हम्म। मोहाली में तो एक अभी बड़ा जगह कोई मिलेगा तो समझ लीजिए आपको उस एरिया के डेवलपमेंट का एक बड़ा काम मिला है। ठीक है, और पावर्स भी बड़े हैं। कि आपको एक डेलीगेटेड पावर मिला हुआ है, तो उसको सही विवेक बुद्धि के साथ सही निर्णय लेते हुए समाज को उत्थान की ओर ले जाने के लिए, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल जो बैंकिंग ग्रोथ, सस्टेनेबल बैंकिंग ग्रोथ, ये आपको करना है। इसके लिए सीखने की जरूरत है। मैं आने वाले दिनों में और सिखाऊंगा भी कैसे कैसे करना है, छोटी छोटी चीजें कैसे करना है, लोगों का दिल कैसे जीतना है, बैंक से कैसे कनेक्ट करना है। आपके यहाँ कितने स्टाफ होते हैं अतुल जी? हाँ, सर मैं हूँ, मेरा हमारे कैशियर। अच्छा, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे जो व्यवहार कुशलता में और समग्र व्यवहार कुशलता में इतनी ताकत होती है ना, एक छोटे से गांव में अगर आपकी पोस्टिंग हो जाए ना तो उसके गांव के 100 लोग आपके यहाँ काम करने लग जाते हैं। मैंने हाँ, इसको ये बात महसूस सही है। किया है, एक छोटे से गांव में पोस्टिंग के आपको इतने एम्प्लॉय मिल जाते हैं ना, वही लोग खाता खुलवा देंगे, वही लोग अटल पेंशन योजना करा देंगे आपको। लेकिन सुंदर बनना होगा, सुंदर बन के आपको बैठना होगा, उनके साथ सुंदर व्यवहार करना पड़ेगा और नैतिक तरीके से जुड़ना होगा, नैतिक तरीके से जुड़ना होगा। ये एक खासियत है। तो एक साथी का सवाल आया है, मैं सवाल लेता हूँ। महेंद्र गुज्जर जी का सवाल आया है। आपको पहले बधाई दे रहे हैं, हमारे राजू नयन जी बधाई दे रहे हैं, है ना? बहुत थैंक यू बहुत सो आपको मच। ढेर सारी बधाइयाँ। दूसरा एक साथी सवाल पूछ रहे हैं कि अच्छा, सब स्टाफ के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, प्लीज एडवाइस बोल रहे हैं। तो इसके लिए अलग से हम एडवाइस कर देंगे और उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। ये हमारे अतुल जी इसमें जवाब नहीं दे पाएंगे। हम उसके लिए अलग से बता देंगे सब स्टाफ के लिए, क्योंकि अलग अलग बैंक के सब स्टाफ का स्ट्रक्चर अलग अलग है। उसमें लैंग्वेज आता है, फिर उसके बाद उसमें मैथ्स आता है, फिर कंप्यूटर आता है, तो मैं अलग से उसको बता दूंगा। हाँ, तो हमारे राजू नयन जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे, अतुल जी। जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले अतुल जी को हम अपनी ओर से ढेर सारी बधाई देते हैं और आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप मुझे कृपया ये अपना मार्गदर्शन दें
कि जो आपने रिटन एग्जाम में जो अटेम्प्ट करना शुरू किया क्वेश्चन को, तो पहले किस सेगमेंट के क्वेश्चन को, इंटरनल पॉलिसी का आपने उसको क्रैक किया, उसको जो है कि हल किया, या फिर जो है जो जनरल बैंकिंग के क्वेश्चन थे आपने उनको अटेम्प्ट किया? किस तरह का मतलब आपका स्ट्रेटजी था एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद? हाँ, थैंक यू राजीव जी। इसमें ये कहना चाहूंगा कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आते नहीं उसमें, ये हमें ही तय करना होता है कि किस टॉपिक का क्या है। एक साथ 80 क्वेश्चंस आते हैं। अब उन 80 क्वेश्चंस को हमारे सामने एक से एक आगे आगे पुट होते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमारा समय कम लगता है, सोचना नहीं होता है, और उन क्वेश्चंस को सही कर दो। उन क्वेश्चंस में से 80 में से एक बार पूरा क्वेश्चन हमने देख लिया और जो सही एकदम परफेक्ट है उसको तुरंत हमने सही कर दिया। उसमें सोचने का समय नहीं रहता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि थोड़ा समय लेते हैं, उन क्वेश्चंस को उसके बाद कर लेना है। अब कुछ लोग ऐसा होता है कि एक साथ मतलब जो आने वाले क्वेश्चन है कि हमें लगता है कि हमें आते ही हैं, भले थोड़ा समय लें या जल्दी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इससे एक चीज हो जाती है कि बार बार उन क्वेश्चंस में अपना पढ़ने का समय जो वेस्ट होगा, जो बार बार 1 से 80 तक बार बार जाएंगे, वो समय वेस्ट होगा। तो अपने को मेनली ये करना चाहिए कि जो क्वेश्चन हमें सबसे पहले आते हैं, चाहे समय लगे या ना लगे, लेकिन हम 100% श्योर है कि हमें क्वेश्चन आ रहे हैं, वो पूरे क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो हमारे पास 1 से लेके 80 तक के बाद जो समय, जो एक स्थिति आती है, वो ये आती है कि हमें पता है कि आज के टाइम पे इतने क्वेश्चंस हमारे परफेक्ट सही है। एक अच्छी स्थिति मतलब क्लियर हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चंस पेपर जब रिजल्ट वगैरह कुछ बताया तो जाता नहीं है, सीधे प्रमोट कर दिया था कि हाँ प्रमोशन हो गया है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कैसा रिटर्न गया, क्या गया। तो ये एवोल्यूशन के लिए है कि भाई हमें पता चल जाए कम से कम हाँ हमारा रिटर्न गया कैसे। तो परफेक्ट तरीके से जो अपना आता है पहले वो सारे के सारे कर लें, फिर उसके बाद जो बच्चे क्वेश्चन हैं फिर उनको हमने थोड़ा समय दे दे के धीरे धीरे करना है। आप 80 क्वेश्चन थे हमारे, 80 में से 3 क्वेश्चन में करके नहीं आया था, छूट गए थे, जबकि माइनस मार्किंग नहीं थी। तो मेरी जो सोच थी पहले ये थी कि मुझे जो है वो परफेक्ट जो आते हैं उनको मुझे हाथ से खाली नहीं छोड़ने देना है। तो वो पहले मैंने 1 से लेके 80 तक पूरा कर दिया। तो जब पूरा हो गया उसके बाद जो नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है, फिर उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, शायद कुछ आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से मेरे 80 में से 61 या 60 क्वेश्चन के आसपास परफेक्ट आ गए, ये मेरे सही है। उसके बाद फिर लगे जो आया सो कर लिया, जैसे भी हुआ। चलो बहुत बढ़िया। आपने कुछ 5 टॉपिक बताया अतुल जी, आपने जैसे एक प्रायोरिटी सेक्टर बताया, एक केवाईसी बताया, फिर ये आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बताया, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स बताया, और फिर उसके बाद इंटरनल बैंकिंग के बारे में बताया। तो इंटरनल बैंकिंग के बारे में भी आपने बताया कि उसमें आपको हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, और आपके जो रिसेंटली जो लोन स्कीम है जो पॉपुलर सीरीज में चल रहे हैं उनको देखने की जरूरत है। तो एक लोन योजना जो आपकी बैंक की चल रही है उसमें छोटे छोटे आपकी तैयारी रखनी है, उसमें से कोई चीज पूछ लेता है। फिर साथ ही साथ आपके एचआर पॉलिसी से जुड़ा हुआ, बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ, या कस्टमर डीलिंग से जुड़ा हुआ, ऑडिट से जुड़ा हुआ, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। अब इसमें लोन से अगर बात करें तो लोन में क्या क्या चीज, कैसे आपके क्या था स्ट्रेटजी अतुल जी, लोन की स्कीम्स को किस तरह से पढ़ते थे आप? लोन की स्कीम्स को मैंने आपके वीडियोस वगैरह देखे थे, कई जगह आपने कई बार बोला था कि उनमें जो लोन्स को पढ़ना है, लोन के बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तैयारी करनी है वो ये है कि जो 5 चीजें बताई गई थी आपने, कि मतलब मेनली उसका क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितना होता है, और हाँ क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितना होता है, उसमें हमें मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है, मैक्सिमम एज कितनी होती है, उसका प्रोसेसिंग फीस कितना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, और कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, 5 चीजें उसमें देखने होता है। एलिजिबिलिटी, दूसरा होता है क्वांटम ऑफ फाइनेंस जो ज्यादा पॉपुलर सीरीज का होता है, तीसरा होता है मार्जिन, चौथा होता है रिपेमेंट पीरियड विद मोरेटोरियम, और पांचवा होता है सिक्योरिटी। तो प्रोसेसिंग फीस उस जगह पूछा जाता है जहां पर कोई डेविएशन हो या कुछ नया टाइप का हो स्कीम, तब पूछा जाता है, अदरवाइज प्रोसेसिंग चार्ज नहीं देखने से भी चलेगा। ये दो क्वेश्चन आ गए थे सर हमारे। ओके, प्रोसेसिंग में आ जाता है, जैसे हाउसिंग लोन के प्रोसेसिंग में डेविएशन का आता है कि डेविएशन का पावर किसको है, तो रीजनल मैनेजर को है, वो भी कितना कर सकते हैं, 0.50 कम कर सकते हैं, आधा कम कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए डेविएशन में भी सवाल पूछा गया था आपने। तो ये जो तमाम जानकारी है जिसमें मैं अभी कह रहा था कि 5 टॉपिक आपने बताया, 5 इंटरनल बताया,
और 5 मैं बता रहा हूँ, अब इस बीच आपको भी याद आए तो आप उनको बता दीजिएगा, ताकि आज के स्ट्रेटेजिक सेशन में हमारे साथी जो है तैयार कर पाएं। तो जैसे 5 हमारे अतुल जी ने बताया, प्रियॉरिटी सेक्टर देखना है, आपके सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स देखने हैं, केवाईसी देखनी है, और आपके जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स देखनी है। फिर उसके बाद उन्होंने इंटरनल बैंकिंग से जुड़े हुए पॉलिसी के बारे में बताया था, जिसमें बिजनेस फिगर, ऑडिट और ये सारी चीजें बताई थी। अब अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो ज्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं, वो होता है बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस। बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस पे सवाल आ ही रहे हैं, जैसे कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप हो गया, गार्नेसी ऑर्डर हो गया, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन, ये ड्यूटी एंड राइट्स ऑफ बैंक्स के बारे में हो गया। फिर कस्टमर सर्विस से जुड़ा हुआ हो गया, तो इसको बोलते हैं बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस से सवाल पूछे जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्या सही मानते हैं अतुल जी ये वाला? जी सर, कि जिसमें राइट ऑफ सेट ऑफ, हाँ, राइट ये ऑफ भी एक सेट था ऑफ, उसके। फिर एक ग्राहक है, गारनेसी ऑर्डर मिलता है तो उसका क्या संबंध होगा, ये सारे सवाल बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में जो बैंकिंग के लॉ एंड प्रैक्टिसेस से आता है। एक और टॉपिक है जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है आपके प्रमोशन एग्जाम से जुड़े हुए, अगर उसमें से भी आपके में आया होगा, वो था चार्ज क्रिएशन ऑन सिक्योरिटी। बैंक जब लोन देती है तो सिक्योरिटी लेती है, सिक्योरिटी पर चार्ज क्रिएशन होगा, कौन सी सिक्योरिटी पे कौन सा चार्ज होगा, ये कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल सर, इम्पोर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन इसका भी था। एक से ज्यादा क्वेश्चन आया था आपके में। कैश रिटेंशन लिमिट भी पूछी गई थी रूरल ब्रांचेस के लिए। ओके, तो वो इंटरनल पॉलिसी से जुड़ा हुआ था। कैश रिटेंशन लिमिट का बैंक टू बैंक क्या होता है, वैसे आरबीआई बोलता है 0.20%। आपकी जो डिपॉजिट है ना, उसका जो 0.20% होना चाहिए, उससे ज्यादा अगर मतलब रीजन वाइज देता है 0.20% तक कैश रिटेंशन होना चाहिए, क्योंकि कैश रिटेंशन आइडियल लिमिट है, उसमें सच एसेट ऐसा है जिसमें प्रॉफिट नहीं होता आपको। तो एक पार्ट हो गया जो चार्ज क्रिएशन। अगला पार्ट जो है वो है आपका लिमिटेशन पीरियड से जुड़ा हुआ। तो लिमिटेशन पीरियड से जुड़ा हुआ एक पॉपुलर क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आता है, वो क्या है अतुल जी बता देंगे? लिमिटेशन से जुड़ा हुआ डीपीएन वाला आता है सर, प्रोमेटरी हाँ नोट। डीपी। हाँ, एक डीपी नोट का लिमिटेशन पीरियड कितना होता है, ये पॉपुलर सीरीज का सवाल पूछता है। हालांकि लेकिन लिमिटेशन पीरियड आप पूरा देख लीजिएगा, लेकिन सवाल यही आएगा। अच्छा, अगला एक टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए आपके प्रमोशन एग्जाम को देखते हैं, वो है कस्टमर ग्रीवेंसेस पॉलिसी। कस्टमर ग्रीवेंसेस से जुड़ा हुआ कि जैसे डेथ क्लेम सेटलमेंट कितने दिनों में किया जाता है, एक पॉपुलर सीरीज का सवाल है। डेथ क्लेम सेटलमेंट बता दीजिए अतुल जी, कितने दिनों में किया जाता है? 15 दिनों में सर। 15 दिनों में, सारे दस्तावेज मिलने के 15 दिनों के अंदर आपको डेथ क्लेम जी सर। सेटलमेंट हो जाना चाहिए। दूसरा एक सवाल जो है आपके कस्टमर सर्विस से जुड़ा हुआ पूछा जाता है, एक शिकायत मिली कस्टमर की तो कितने दिनों में बंद हो जाना चाहिए? वो 30 दिनों में बंद होनी चाहिए सर। हाँ, अलग अलग बैंक की पॉलिसी है कि आप के यहाँ पॉलिसी में कितने दिनों का फाइनल क्लोजर के लिए दिया गया है। तो कस्टमर ग्रीवेंसेस रेडिशियल मैकेनिज्म एक आपका टॉपिक हुआ। तो अभी तक कम से कम 10 टॉपिक हम यहाँ बता चुके हैं। अगला जो टॉपिक आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है वो टॉपिक है आपका, राजू नयन बताएंगे कौन सा टॉपिक लगता है राजू नयन जी, जिसमें सवाल आते ही आते हैं। एक सवाल है जो अभी ज्यादातर पूछ रहा है, वो एचआर रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं। एचआर में कि आपके जो एचआर पॉलिसी में जो होता है ना, स्टाफ के जो सैलरी के अगेंस्ट लोन देते हैं, कौन सी लिमिट देते हैं? ओवरड्राफ्ट लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट ना है, ओडी लिमिट बोलते हैं। तो ओडी लिमिट ऑफिसर में कितना दिया जाता है ना, वो पूछे जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है अतुल जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? तो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है, उस पर सवाल पूछे जाते हैं, वो है टॉपिक, अतुल जी भी एग्री करेंगे, वो है चेक रिलेटेड सवाल। चेक रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कौन कौन से सवाल चेक से 4-5 सवाल पूछ लेते हैं एक प्रमोशन एग्जाम में। जनरल क्रॉसिंग क्या है, इंडोर्समेंट क्या है, जनरल क्रॉसिंग है। हाँ, मटेरियल अल्ट्रेशन क्या है, ये सारी चीजें चेक रिलेटेड जो पूरा पार्ट है ना, वो आप देख लीजिएगा चेक रिलेटेड। मटेरियल अल्ट्रेशन का आया था सर। हाँ, मटेरियल अल्ट्रेशन हो गया, इंडोर्समेंट हो गया, है ना। तो चेक रिलेटेड तो इतने सारे सेशंस में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, हमारे सभी साथी उसमें से सारे सवाल कर लेंगे। एक और टॉपिक जो मैं बताना चाहता हूँ आज के स्ट्रेटेजिक सेशन में, जिसको ध्यान देने की जरूरत है, वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए, है ना, एनपीए।
तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में क्या चीज देखने की जरूरत है अतुल जी? नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए में, एनपीए में जो एनपीए के टूल हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। बाकी ये इंटरव्यू का मतलब सेक्शन लगा मुझे, इसमें ऐसा कुछ नहीं याद नहीं आ रहा कि रिटन एग्जाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से ना 3 से 4 सवाल आए, आपके में भी आए होंगे, ओटीएस वाला, और भी आए। जैसे ओटीएस वाला डाउटफुल सवाल में होता है 100% प्रोविजन, लॉस का प्रोविजन कितना है ना? वो SMA2 का सवाल पूछा जा रहा है ना? SMA2 में क्या कहलाता कितने दिनों में SMA2 कैटेगराइजेशन हो जाता है, उस तरह का क्वेश्चन। हाँ, है ना? फिर उसके बाद आपका सरफेसी से जुड़ा हुआ टूल्स ऑफ रिकवरी में, लोक अदालत से जुड़ा हुआ, रेड फ्लैग अकाउंट से जुड़ा हुआ, नॉन कोऑपरेटिव बॉरोवर से जुड़ा हुआ, विलफुल डिफॉल्टर से जुड़ा हुआ। तो ये जो सेल ऑफ एनपीए से जुड़ा हुआ, ये थोड़ा टॉपिक है जिनमें से 2-3 सवाल पूछने के लिए मतलब इंपॉर्टेंट लगते हैं कि 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। एक और पार्ट है अतुल जी जो हमारे साथियों को देखना ही देखना चाहिए, वो है जॉइंट अकाउंट ऑपरेशन। मतलब वो जॉइंट अकाउंट आइदर सर्वाइवर फॉर्मर सर्वाइवर, है ना? ये उसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। हाँ, उसमें ये डेथ हो जाती है तो किसको मिलेगा? आइदर सर्वाइवर फॉर्मर सर्वाइवर। एक और टॉपिक है जिसको हमारे साथियों को देखना चाहिए, वो है डीपी कैलकुलेशन, ड्राइंग पावर कैलकुलेशन। हाँ, ये भी आया था। ड्राइंग पावर कैलकुलेशन पूछ लेता है। और एक टॉपिक जिसको टॉपिक ना कहा जाए लेकिन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी कहा जाए, वो देखने की जरूरत है, वो है एब्रीवेशन फुल फॉर्म। सही है। ठीक है, फुल फॉर्म। और फुल फॉर्म प्राय सभी लोग जो हैं फुल फॉर्म से हम लोग का जो है वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी वहाँ गलती हो जाती है। तो करंट जैसे कोई भी फुल फॉर्म में पूछ लेगा, और आजकल फुल फॉर्म पूछने का थोड़ा तरीका बदल दिया उसने। अभी कैसे पूछता है अतुल जी? अभी कोई पूरा एक नहीं पूछता है, कोई कोई एक हाँ, जो बीच में लेटर रहता है उसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। यस, उसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। अच्छा, सर सही में ए का पूछ ले, या सी के वैसी आर में आर का पूछ लेता है। हाँ, एक और टॉपिक है हमारे अतुल जी को अभी याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, वो है डिपॉजिट इंश्योरेंस वाले से, डिपॉजिट इंश्योरेंस हाँ वाले, बिल्कुल बिल्कुल। डीएससीजीसी। DICGC। तो वो DICGC में घुमा फिरा के कोई भी सवाल पूछ सकता है, मैक्सिमम पूछ सकता है, प्रीमियम पूछ सकता है, वो कौन देता है, क्या मतलब उसका प्रीमियम कौन देता है। एक और सवाल है जो ज्यादातर पूछता है, वो है आपका अपने हमारे साथी सभी देखे होंगे, वो है सीनियर सिटीजन से रिलेटेड अगर कोई योजना है तो जरूर पूछता है। जैसे अभी क्या है, सुपर सीनियर सिटीजन या डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस। सीनियर सिटीजन लोगों को किया है ना, कितने एज के लिए सीनियर सिटीजन के लिए किया है? 70+। 70+ 70+ के लिए। और सुपर सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं राजू नयन जी? 80 years and above। 80+। 80+ तो सर। ये DSBS जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी DSBS आपको जरूर पढ़ना चाहिए, DSBS से जुड़े हुए सवाल, क्योंकि अभी पॉपुलराइज करना चाहता है गवर्नमेंट। ठीक है। और अगला जो एक है आपका जो इम्पोर्टेंट है, वो तो गार्नेसी ऑर्डर है, उसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा गार्नेसी ऑर्डर को। एक और टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हमारे इधर नतुल जी ने भी शुरू में बताया था, वो है डिजिटल ट्रांजेक्शन। डिजिटल ट्रांजेक्शन अभी जमाना है डिजिटल बैंकिंग का। आपसे पहला सवाल पूछा ना अतुल जी ने, अतुल जी बिल्कुल सर। पूछा गया इंटरव्यू में, डिजिटल के बारे में बताओ फायदे कितने हैं। तो मतलब समझो मकसद है इनका डिजिटल ट्रांजेक्शन को हमारे बैंक का अधिकारी जान रहा है कि नहीं जान रहा है, उसी को टेस्ट करने के लिए एग्जाम होता है। और आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन में सारे चीजें आपको याद रखनी कि UPI में कितना लिमिट होता है, IMPS में क्या होता है, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। और एक सर टॉपिक होता है जो डिसीज अकाउंट से रिलेटेड जो भी है ना, उसको एक मानवता के नाते बैंक के दायित्व, हमारे पास कोई पैसा रखा है, जिंदा रहते पैसा रखा है, बैंक पर भरोसा किया है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर वो व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसके अमाउंट का डिस्पोजल कैसे किया जाए, ये किस तरह का परिप्रेक्ष्य है, देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसके बारे में सवाल पूछने जाने की पूरी संभावना रहती है। वो होता है डेथ रिलेटेड, डेथ ऑपरेशन कैसे करते हैं, या डिसीज क्लेम सेटलमेंट कैसे करते हैं। इसके अलावा और कुछ याद आ रहा है जो इम्पोर्टेंट हमारे साथियों को देखना चाहिए? मैं बोलता हूँ बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनको छोड़ा जा सकता है। तो एक टॉपिक मेरे को ऐसा भी याद आ रहा है जिसको छूट गया अभी बताने में, वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट में सबसे पॉपुलर सीरीज के अकाउंट है, एक तो जॉइंट अकाउंट, एक माइनर अकाउंट। माइनर माइनर अकाउंट अकाउंट सर। पूछता है, माइनर अकाउंट के बारे में एक सवाल या पूछे जाने की संभावना रहती है। और और एक एक सर, टॉपिक है जो पूछता है अतुल जी, वो है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन हाँ हाँ, कैंसिलेशन का आया था हमारे पास।
हाँ, कैंसिलेशन फॉर्म कौन सा होता है? कैंसिलेशन फॉर्म है, तो नॉमिनेशन वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम ये तो हम बहुत सारी चीजें देख लिए कि क्या चीज पढ़ना चाहिए, और लगभग अभी जितने टॉपिक हम डिस्कस किए, हमारे राजू नयन गिन रहे थे, 25 तो हो गया होगा, 25 टॉपिक हाँ को सर इन पर डिस्कस किया है ना। जी। अब एक सर हम, वो रिश्ता क्या कहलाता है उससे भी आता है सर। हाँ हाँ, वो ये रिश्ता क्या कर, वो तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप बता दिए, वो बहुत प्राइम है। सर अभी डेफ एग्जाम फंड में में, डेफ फंड में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, वो भी एक आया था। हाँ, एक वही कह रहा था कि 3 तरह की चीजें और हैं, एक तो इनऑपरेटिव अकाउंट, एक मिसिंग पर्सन अकाउंट और एक डीफ क्लेम। तो अभी पता नहीं 2 साल हो गया है, आरबीआई ने ये डीफ क्लेम जो सेटलमेंट है या डीफ क्लेम जो होते हैं, इसके बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हुआ है और इसके कॉन्सेप्ट लोगों को पता हो। एक बैंक मैनेजर या एक बैंक के ऑफिसर को डीफ के बारे में पता हो, इसलिए सवाल पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 10 साल तक ऑपरेशन नहीं हुआ है तो काहे के लिए आपको, अतुल जी, काहे के लिए वहाँ ब्रांच मैनेजर बनाए, बताओ तो। एक आपका ग्राहक 10 साल तक ऑपरेट नहीं कर रहा है और आप अपना सीट में बढ़िया बैठे हुए हो ब्रांच मैनेजर बन के, आपकी जवाबदारी क्या बनती है? आपके वो अंतिम कतार तक जो आपके साथ ग्राहक जुड़ा है उसकी हालचाल पूछो, जाके देखो, पता करो, उसे कनेक्शन का कोशिश करो, उसे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करो, उसको जो है इंगेज रखो, उसको एक्टिव पार्टिसिपेशन करो देश की अर्थव्यवस्था में। इसीलिए तो बिठाए गए हैं ना अतुल जी। तो सही ये कह रहे थे। इसीलिए वो पूछा जाता है कि यार बताओ, आप लोग ब्रांच में काम कर रहे हो और आपकी ब्रांच का 1 करोड़ रुपया आरबीआई के पास चला जा रहा है, मतलब आप कर क्या रहे हो? शेखर जी बाबू क्या करते हो? टिफिन लेके जाना है, फिर टिफिन लेके आना है। मतलब एक इसका मतलब ही होता है, आपको लिस्ट मिलता है ना, जब 3 महीने बाद ये अकाउंट डीप में चला जाएगा, तो आपका पहला कदम होना चाहिए उनको तलाशना। बिल्कुल। सबको तलाशो, क्या करना है उसमें, उनकी केवाईसी को एक्टिवेट कर देना है और 100 रुपए का ट्रांजेक्शन कर देना है, फिर बच जाएगा 10 साल के लिए। तो इसको स्ट्रेटेजिक वे से किया जा सकता है कि नहीं अतुल जी? बिल्कुल अतुल जी सर। तो जाते होंगे, भागते होंगे, कारण क्या है? जो छोटी ब्रांच में काम करते हैं ना, वो तो रामलाल को बोल देंगे, "यार पकड़ के ला यार, कहाँ यार अंगूठा लगाना है यहाँ पर आज।" हाँ हाँ, यही होता है। पकड़ पकड़ के ला। और आप कई बार क्या होता है, जैसे हमारे शेखर बाबू क्या करते हैं, कौन जाएगा सर, 100 रुपये में जमा कर देता हूँ, बाद में ले लूंगा 100 रुपये। तो कई लोग ऐसे भी करते हैं। मतलब 100-200 रुपये जमा कर दिए, मतलब ट्रांजेक्शन कर दिए, जैसे ही ट्रांजेक्शन कर दिए वो 10 साल के लिए फिर बच जाता है। क्योंकि जो डीफ अकाउंट है, वो अगर ऐसे अकाउंट जिनमें 10 साल तक ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो वो ऑटोमेटिक आपका जो ट्रांजेक्शन बैंकिंग डिपार्टमेंट है, या जो आपका कंप्यूटर सेंटर वाले जो डिपार्टमेंट है, वो ना आईटी डिपार्टमेंट उसको ट्रांसफर कर देते हैं डीप में। फिर जब कस्टमर आएगा मांगेगा, तब आप नॉमिनल में दोगे, फिर एक चार्टेड अकाउंटेंट से ऑडिट कराओगे, फिर उसके बाद क्लेम भेजोगे, फिर रिजर्व बैंक देती है। तो इसीलिए आपको ये एक जिम्मेदारी मिली है। अच्छा, उसके बाद और एक हम चर्चा करेंगे, 5 मिनट और हमारे साथ अतुल जी हैं अब, क्योंकि आज जश्न का दिन है, अभी खाना भी नहीं खाए होंगे। थोड़ा आज आज हमारे साथ हैं, बड़ी बात है। तो आज पूरे टाइम आपके साथ है सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। तो अतुल जी, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आपको थोड़ा 5-10 मिनट। तो ये कह रहे हैं कि क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, आप, कई लोग मेरे को बोलते हैं, सर आप लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं पढ़ाते हो, आप ये नहीं पढ़ाते, वो नहीं पढ़ाते। भाई वो आए तब पढ़ाएं, आते ही नहीं है आपके एग्जाम में, तो पढ़ के क्या करेंगे? हाँ, पास हो जाएंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे कभी। तो ऐसी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसके आने की संभावना कम होती है। ऐसा और कौन सा चीज लगता है अतुल जी, जिसको नहीं पढ़ने से भी चल जाएगा? लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, साथ ही साथ वो बैलेंस शीट का बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। बैलेंस शीट के जो होते हैं ना, जो बैलेंस शीट एनालिसिस होता है, उसको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट के जो मेन फिगर्स हैं, जो हम्म। आपके फ्रंट पेज पे वन लाइनर आते हैं, हाँ तो वो अगर पता चल जाए कि टोटल बिजनेस कितना है, एडवांस कितना है, डिपॉजिट कितना है, एनपीए कितना है, परसेंटेज कितना है, बस काफी है। हाँ, ये हो गया। मैं उस बैलेंस शीट की कह रहा था, जो बैलेंस शीट के कैलकुलेशन होते हैं ना, जो बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना, जिसमें एसेट लाइबिलिटी, अच्छा 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 अच्छा, करंट ठीक ठीक रेशियो, ठीक। डेट इक्विटी रेशियो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, है ना, डीएससीआर, ये सारी चीजों की बात कर रहा था। उसमें से इतना ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं, एक वीडियो अवेलेबल है आपका, उसमें पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये सब पढ़ के गए थे सर, कुछ भी नहीं आया था। हाँ हाँ, नहीं आता, कम आता है, उनमें नहीं आता। एक और पार्ट जिसको छोड़ा जा सकता है ग्रामीण बैंक के इस परिप्रेक्ष्य में, वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन हम्म। एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ उतना सवाल, या एक शायद एक भी सवाल नहीं आता है ना। और एक पार्ट और छोड़ा जा सकता है, वो है आपका
जो प्री शिपमेंट क्रेडिट होता है, प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, अच्छा ये लेटर ऑफ क्रेडिट से जुड़ा हुआ ही सवाल है, हाँ तो छोड़ा जा सकता है। और कोई चीज है जो जिसको हम छोड़ सकते हैं, वो जैसे कि डिटेल तौर से आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एनआई एक्ट के सारे पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं। एनआई एक्ट में चेक से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट होता है, आरबीआई एक्ट में सीआरआर एसएलआर के बारे में पढ़ने की जरूरत है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और एक छोटा मोटा नॉमिनेशन वाला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पूछता है कि नहीं। और कोई चीज याद आ रहा हो अतुल जी जो छोड़ा जा सकता है बैंकिंग में? छोड़ने वाली चीजें तो याद नहीं आ रही सर, याद नहीं आ रही, हाँ चलो छोड़ने वाली चीजें याद नहीं आ रही। चलिए, तो ये तमाम चीजें हैं। एक इम्पोर्टेंट जो सवाल 0 to 1 में अगर क्लरिकल टू ऑफिसर में देखें तो ट्रांजैक्शन कोड के बारे में ज्यादा पूछ लेता है, ट्रांजैक्शन कोड हो गया। और बैलेंस शीट की जहाँ बात आई, बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं इंक्लूड किए जाते हैं, वो उसमें 0 to 1 में पूछ लेता है कि शेड्यूल 1 में क्या आता है, शेड्यूल 2 में क्या आता है। ये सवाल आपके मध्यांचल में भी आया था, लेकिन आपके में आया था कि पता नहीं, लेकिन 0 to 1 में आया था शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में क्या आता है, या डिपॉजिट में क्या आता है, ये पूछ लेता है ना। और तो आज जो है स्ट्रेटजिक सेशन में हमारे अतुल जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो हमने टॉपिक्स के बारे में चर्चा किए, उनके किस तरह से उन्हें, देखिए ये भी बैंकर हैं, हमारे जैसे बैंकर हैं, ब्रांच मैनेजर के तौर पे काम किए हुए हैं, और ब्रांच मैनेजर के पास और काम नहीं होता है तो संडे को भी जाते हैं कभी कभार रिकवरी करने के लिए, है ना, क्योंकि परफॉर्मेंस दिखाना है। परफॉर्मेंस के लिए क्या होता है, अपने को मिलता है समय, और परफॉर्मेंस क्या है, सच्चे मन से गया है, कोई जबरदस्ती नहीं गए हैं, अपने संस्था के लिए गए हैं काम करने के लिए, जिस संस्था से हमें एक पहचान मिली है, तो उसके लिए आप स्वतः ही आपके कदम निकल जाते हैं। क्यों अतुल जी, इस पर क्या कहेंगे? कई बार ऐसा होता है कि सेल्फ चला जाना होता है। बिल्कुल सर, और कई बार गए हैं, हम्म, संडे को बैठते हैं, संडे को जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा काम होता है कि ये करना ही है, वो करना हमें ही है, आज करो या कल करो, तो जब समय मिले तब कर लो। हाँ ऐसा लगता है कि ये ओनरशिप लेना होता है, ओनरशिप मतलब ये भाई, और कई बार हमारी प्रतिबद्धता होती है कि समाज को देने के लिए, या किसी को कमिटमेंट किए होते हैं वो काम करने के लिए, है ना, और हाँ इसके लिए आपको देना होता है। उसके बावजूद भी इन्होंने समय को मैनेज करते हुए इन्होंने एक चीज अच्छी कही कि ऐसा कोई फिक्स मत बैठो कि सर 10 बजे आएंगे पढ़ाएंगे, वो रैंडमली जियो ना अपने तरीके से, और जब भी समय मिले तब पढ़ लो, शिकायत ना करो क्या समय नहीं मिला, जब मिला तब कर लो, है ना। ये बात मैं शायद इनका अच्छी लगी मेरे को, कि इन्होंने बोला सर हमें पता नहीं बैंक से कितने बजे आ रहे हैं, कई बार हो सकता है 9:30 बजे 10 बजे आए, तो क्लास चल रही है, खाना खा रहे हैं, तो नहीं देख पाए, तो अगले दिन जब समय मिले तब देख लिए। कई बार ऐसा हुआ कि सेशन ही लेट हुआ तो नहीं देख पाए। तो कहने का तात्पर्य है, एक बैंकर के पास समय के लिए जो है आपको 1 मिनट मैनेजर होना पड़ेगा। 1 मिनट मैनेजर मतलब अभी मन तैयार हुआ, तैयार हो गए पढ़ने के लिए, तो एज सच वैसे सभी बेस्ट समय है सोने से पहले 1 घंटा पढ़ लिए या कोई वीडियो देख लिए। वैसे तो मैंने बहुत सरल तरीके से ना आप लोगों के लिए, अगर आपका मन नहीं कर रहा होगा तब भी करने लग जाएगा, ऐसे वीडियो बनाए हुए हैं, टॉपिक वाइज वीडियो बनाए हुए हैं। आपको अगर मान लीजिए लग रहा है कि हाथ पैर कोई काम नहीं कर रहा है, तो कान में लगाए, ये जैसे माइक्रोफोन लगाया हमारे नारायण जी ने, नयन जी ने, राजू नयन जी ने, तो उसको देख के सोच गए, तो पूरा चीज याद हो जाएगा, है ना। ये एक है बात। अच्छा विनायक पाल जी कुछ पूछेंगे आपसे, है ना। विनायक पाल जी हमारे एक अच्छे, एकदम बढ़िया जबरदस्त हमारे टीम के मेंबर हैं, सीधे कोलकाता से जुड़े। कहाँ से जुड़ रहे विनायक जी बताओ जरा, और ये बधाई दे दो हमारे अतुल जी को, और एक सवाल दागो जरा, ये बड़ा होनहार साथी है, जरा एक सवाल पूछिए जरा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सर हम अगरतला से, त्रिपुरा से हैं सर। हाँ तो हमारे अतुल जी मध्यांचल ग्रामीण बैंक के हैं, ये अभी प्रमोशन पाए हैं। तो आपके मन में कोई सवाल है, दुविधा है, जो आप मेरे को बहुत सवाल पूछते हो, इनको एक आध सवाल पूछ लो, बस एक सवाल। सर इतना भी सवाल नहीं पूछता हूँ मैं है मजाक तो कर नहीं सकते, देता हूँ। पूछने के मैं एक इशारा कर रहा हूँ कि सवाल ज्यादा पूछा कर। ठीक है सर। हम्म, मतलब पॉलिसी से वो कोई सा भी एग्जाम के दृष्टिकोण से साधारण सवाल हाँ, पूछो, स्ट्रेटजिक नहीं सवाल वही, पूछो, स्ट्रेटजिक। उन्होंने मतलब मुझे चुनाव कैसे जीता, तो ऐसे सवाल पूछो ना, तरीका बताएंगे वो विधानसभा जाएंगे अब वो। मुझे वो रिकॉल क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि रिकॉल क्वेश्चन से कितना परसेंटेज तक आ जाता है, ऐसा मतलब परसेंटेज आपको फिक्स नहीं क्या है। लगा? विनायक जी पहले तो आपका धन्यवाद बधाई के लिए।
और बाकी आपका जो क्वेश्चन है उसके लिए बताऊंगा कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आता ही मतलब कितना परसेंटेज आ जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाते हैं, 80 क्वेश्चंस थे हमारे, तो 80 में से जनरल बैंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो आ जाते हैं उसमें से, और जनरल बैंकिंग के 40 क्वेश्चंस लगभग आए थे। तो ये मान के चलिए कि 25 से 30 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि भाई रिकॉल 25 क्वेश्चन क्वेश्चन के में से आसपास। 40 से 50% आ जाते हैं। मान लीजिए जनरल बैंकिंग के 40 क्वेश्चन आए ना, तो कम से कम 20 तो आ ही जाएंगे, अधिक से अधिक हाँ ये 20 बिल्कुल। से 25 के बीच आ जाएंगे। तो इनका क्योंकि ये हायर स्केल में जा रहे हैं, स्केल 1 से 2 में, तो स्केल 1 से 2 का रेशियो ऐसा होता है, 60-40 का रेशियो होता है। मतलब 60% जो होता है जनरल बैंकिंग और करंट बैंकिंग अफेयर से आता है, और 40% इंटरनल से आता है। और जो इंटरनल जो जनरल बैंकिंग का हिस्सा माने जाते हैं, उनमें भी देखिएगा, जैसे हाउसिंग लोन है, अगर आपने आरबीआई की सर्कुलर से पढ़ा हुआ है तो वही हाउसिंग लोन का स्ट्रक्चर आपके यहाँ भी होगा, या एजुकेशन लोन पढ़ा होगा तो वही एजुकेशन लोन आईबीए का आपके यहाँ बैंक में भी होगा। तो ये मोटा मोटा, और जैसे जितने भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है हूबहू सभी बैंक में समान होते हैं। ठीक है ना अतुल जी? तो आपकी जी सर। इंटरनल पॉलिसी में भी वही रहेगा और आपके जनरल बैंकिंग में वही रहेगा, इसीलिए मैं 60-40 का रेशियो मानता हूँ। लेकिन जहां पर अगर क्लरिकल की बात आता है, क्लरिकल टू ऑफिसर में, वहां भी आजकल 60-40 में आने लग गया। पहले ये 70-30 में आता था या 80-20 में आता था, कि 80% जनरल बैंकिंग और 20% इंटरनल बैंकिंग। लेकिन अभी देखेंगे तो 70-30 में आया, 70% जनरल बैंकिंग, 30% इंटरनल बैंकिंग। और अगर ऑफिसर कैटेगरी में जाएंगे तो 60-40 या 50-50 आता है। ये आपका तरीका है। और रिकॉल क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ हिस्सा 40-50% ऐसे रहता है जो उनके डिजिटल बॉक्स में डल जाते हैं। जैसे आईबीपीएस के डिजिटल बॉक्स में डले हैं, वो साल भर रोटेट करेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ 2 साल से वही रोटेट कर रहे हैं। डीपी नोट वाला 20 में भी आया, 21 में भी आया, 22 में भी आया, लगातार 23 तक, अगले चुनाव तक आएगा वो। तो 2024 में चुनाव है ना लोकसभा का, तब तक आएगा। लोकसभा के बाद बदल जाएगा, दूसरा कुछ आएगा। ठीक है। और डीआईसीजीसी का ये बराबर 24 तक आएगा। और ये सारी चीजें जो हैं, जो हम लोग बताए यहाँ पर, आपके लिए ध्यान देने की जरूरत है। और जितनी भी चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई अतुल जी के साथ और हमारे तमाम साथी जो हैं, ये सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। अभी ये सेशन जैसे ही समाप्त करेंगे, हमारे शिवाजी कुछ पूछने वाले हैं। शिवाजी, तो ये शिवाजी की गुड आवाज गुड नहीं इवनिंग आ रही है सर। उनका। हाँ जी जी, शिवाजी, गुड इवनिंग। आवाज आ, हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शिवाजी। अच्छा, उनकी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस आ रही है। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में, आज के अभिनंदन जी पूछ रहे हैं इंटरनल पॉलिसी कैसे रिवाइज करें अभी लास्ट कुछ दिनों में। तो इंटरनल पॉलिसी में अभी जैसे कल से हम इंटरनल पॉलिसी शुरू कर रहे हैं। 2 बैंक का आने वाले दिनों में प्रमोशन एग्जाम है, एक है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक और एक है आपका मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो ये आने वाले दिनों में इन दोनों बैंकों की पॉलिसी जो है, एक सेशन में आधा समय जो है, आधा घंटा त्रिपुरा बैंक के लिए और आधा घंटा जो है एमपीजीबी के लिए करेंगे, और उसमें पॉलिसी पे डिस्कस करेंगे। और ये सेशन होगा कल से। और अभी आने वाले प्रमोशन एग्जाम तक आपके सारे इंटरनल पे ही डिस्कस करेंगे, सामान्य जनरल बैंकिंग पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसके वीडियो लेक्चर आपके पास उपलब्ध हैं। तो एक बार हमारे तमाम साथियों की ओर से पुनः बधाई देते हैं हम अतुल प्रताप जी को, उनके नए इस पदोन्नति पर, और उनके जीवन में अच्छा कार्य निष्पादन और बेहतर तरीके से करेंगे। एक होनहार साथी हैं। मैं इनके अच्छे भविष्य और कार्य निष्पादन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। राजू नयन जी कुछ बोल रहे हैं? सर बस अतुल जी का मैं 1 मिनट और समझ लूंगा। अतुल जी अगर आप जुड़े हैं तो अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो मेरे सवाल जी का बोलिए जवाब बोलिए। दीजिएगा। ये 4 तरह के मटेरियल्स अपने वेबसाइट पे और अपने मोबाइल ऐप पे बैंकिंग जो सर पढ़ा रहे हैं उसमें डाला हुआ है। तो पीपीटी है, वीडियो लेक्चर है, मॉक टेस्ट है, और ये आपका जो है कि रिकॉल क्वेश्चन है। तो ये चारों में से सबसे ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा फायदा आपको किससे मिला? मतलब आपने प्राथमिकता के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए कि आपने प्राथमिकता किस चीज को ज्यादा दिया, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो रिकॉर्ड क्वेश्चंस को जाएगा सबसे पहले, क्योंकि हूबहू वही क्वेश्चन उठ के चला जाना है। उसके बाद सारी चीजों की नॉलेज के लिए वीडियो पे जाएंगे।
वीडियो को हम कभी भी जनरली हम बैठे हुए हैं, वीडियो चालू करके रख दिया, कान में लगा लिया, बैठे हुए हैं, तैयार हो रहे हैं, कान में लगा लिया, अपने तैयार हो रहे हैं और ऑफिस के लिए जा रहे हैं, रास्ते में कार चला रहे हैं, उसको ऑन कर लिया गाड़ी में। हम गाड़ी म्यूजिक की वजह से वीडियो सुना करते थे, तो वो चले जा रहा है बढ़िया, हम आगे बढ़े जा रहे हैं, शाम को लौट के आ रहे हैं तो फिर ऐसे चल रहा है। तो ये हुआ करता था। बहुत बहुत तो वीडियोस और धन्यवाद। रिकॉर्ड, ये दो तरह की चीज करी। मॉक टेस्ट जब आप फ्री बैठे हो तो उसको अपना रिवाइज करने के लिए एक तरह से दे सकते हो। वैसे आपका जो है ना बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त है, और मैं तो समझता हूँ जब आप इंटरव्यूअर के पास जो है गए होंगे ना, तो सबसे पहले कुछ मार्किंग तो आपके बॉडी लैंग्वेज पे उन्होंने दे दिया होगा, और आपकी जो बात करने की शैली है ना, वो भी 75% आपका जबरदस्त है। कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज से आता है। बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल से सर, आप वही कैसे मैं ड्रेस कहना चाह पहने रहा हूँ। हो, कैसे और दूसरी बात है हुए सर। हो। रावण जी रावण देखे, रावण रावण उसके जी वेशभूषा से आप डर जाओगे, मतलब उसको देख के आप जमीन पे लौट जाओगे, भाई आप मेरा मरण का दिन आ गया। क्या था सही वो? है। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज। तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है ना, वो 70, अगर किसी इंसान से आप मिले हो तो केवल 3 से 5 मिनट के अंदर आप उसका 75% जान जाओगे, उससे भी बात नहीं किए हो तो। क्यों? बिल्कुल 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 का सर। शरीर का ओहरा होता है, आप जैसा भी हो ना। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ आप अंदर में, अपने अंदर भरो, अपने अंदर में कितना भर सकते हैं ना भरिए। क्या? ज्ञान भरिए, सद्विचार भरिए, अच्छे भाव भरिए, अच्छी सोच भरिए, अच्छी 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 चीजों को वहां पर भरिए अपने अंदर। तो क्या होगा, वो जब अपने अंदर रहता है ना, तो आपके आसपास का ओहरा, जो ओहरा रहता है ना, वेव्स आते हैं ना, तो उसी से इंसान जान लेता है कि मेरे बगल में जो इंसान है उसके अंदर क्या है ना। तो ये 75% जान लेते हैं। जब वो बात कर लेता है, एक दो शब्द कह लेते हैं, तो आप उसके अंदर गहराई में आप नाप लेते हैं। जैसे एक चावल को, जब चावल पकता है ना, हमारे शेखर बाबू चावल पकाते हैं कभी, है ना, उधर चावल और मछली चलता है ना, तो चावल पकाते हैं, 2-3 दाना पकड़ लेते हैं तो देख लेते हैं खाना पक गया है। तो ये 2-3 दाना देख के आप जान जाओगे चावल पका है कि नहीं, है ना। उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और सिर्फ मेहनत नहीं, 3 C चाहिए। 3 C, पहला क्या है? एक तो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? लगातार करना है। जब आपने पकड़ लिया है, स्टार्ट कर लिया है, तो करते चलिए। और दूसरा है कंप्लीशन। कंप्लीशन करिए, अगर एक चीज को पकड़ लिया तो उसको कंप्लीट करिए, सेशन को कंप्लीट कर लीजिए, और आपके उस कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। और तीसरा C है आपका क्लियरिटी। क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए कि ये क्यों है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर। तो याद, जब क्लियरिटी हो जाती है ना, तो याद रखने की जरूरत नहीं होती, याद अपने आप हो जाता है। तो ये अतुल जी भी बीच में पूछा करते थे, अगर सर ऐसा हो गया तो कैसा होगा, तो क्लियरिटी हो गई तो आपका फंडा क्लियर हो जाता है। जिसको डाउट सर जितना हम अपने अंदर भर लेते हैं, हमें ज्यादा नॉलेज हो जाती है, ज्ञान आ जाता है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। हमें मन में डर ये नहीं रहता कि भाई सामने वाला क्या पूछ लेगा, हमें आता है यार, हम परफेक्ट होगा कि आता है। मैंने जब एग्जाम दिया था, एग्जाम के बाद से मुझे कंफर्म श्योर हो गया था कि मेरा प्रमोशन होना ही होना है, कोई रोक नहीं पाएगा। उसके बाद इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू के बाद तो और कंफर्म हो गया। 15-20 मिनट जो मेरे अंदर बीते थे, एकदम अंदर अंदर का माहौल ऐसा लगा नहीं था कि इंटरव्यू चल रहा है। एक खुशनुमा, मतलब बातें चल रही हैं, हंसी मजाक चल, मतलब हंसते हुए सारा बढ़िया काम चल रहा है। नाबार्ड से बैठे हुए थे, एसबीआई से थे, चेयरमैन सर थे हमारे, और एक रीजनल मैनेजर थे। तो एक अच्छा माहौल था और बढ़िया करके बातें हो रही थी, जैसे पी रिव्यू में होती है उस तरह की बातें चल रही थी। यार हाँ, तुमने तो ये एनपीए कम इंटरव्यू नहीं किया। इंटरव्यू का मतलब क्या है? इंटरव्यू का मतलब है एक दूसरे को जानने के लिए एक मीटिंग, है जी ना। इंटरव्यू का मीटिंग, और उस मीटिंग में आपको अपने बारे में बताना है, ताकि वो आपको चुन लें, आपको अपनी टीम में शामिल कर लें। जिस तरह से हम यहाँ स्क्रीन पर बात करते हैं ना, ये आपकी प्रैक्टिस होती है बात करने की। हाँ कुछ बिल्कुल सर। साथी जो है साहस कर पाते हैं, कुछ साथी जो है बाद में साहस करते हैं। तो ये सब करना बहुत जरूरी है आज के जमाने में, कि अपनी बात रखने में क्या होता है। अभी जो हमारे अतुल जी बात रख रहे हैं ना, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो रिकॉर्डिंग होगा तो क्या है, बेनिफिट मुझे नहीं होगा, बेनिफिट इनको होगा। मान लीजिए सपोज यहाँ का अगर वो कुछ गलती भी किए है ना, तो जब एंड प्रमोशन का जो सही समय आएगा मौका दिखाने का, उस समय सही कर लेंगे, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, यार मैं बोलते हुए थोड़ा सा ठीक नहीं लगता यार, थोड़ा सुधार कर बिल्कुल लेता हूँ, सर। मेरी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा जाती है, या मैं थोड़ा हिलता हूँ। तो अपने आप को आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड करना शुरू करिए। और जब रिकॉर्ड करते हैं ना, तो आप देख पाते हैं, जान पाते हैं, और अपने आप में सुधार कर पाते हैं। यही तो है ना, आईना हम देखते हैं, आईना किस लिए देखते हैं? आईना देखते हैं किस लिए देखते हैं राजू नैन जी? आईना रोज देखते हो किस लिए? हाँ बिल्कुल, मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरे कैसा अंदर लग कोई रहा हूँ, कमी तो कुछ नहीं नहीं, है, कमी तो रेक्टिफिकेशन नहीं के है। लिए। अगर ये जी शर्ट ठीक नहीं लग रहा है तो शर्ट चेंज कर दो, ये चीज ठीक नहीं लग रही तो वो कर लो, है ना। ये देखिए हमारे दो होनहार साथी लोकेश कुमार जी आज पहली बार सेशन में जुड़े हैं, ऐसा लग रहा है ना। बहुत बहुत स्वागत है लोकेश जी। सर कैसा थैंक यू लग रहा है सर। आपको? सर बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। अभिनंदन है और आपका लोकेश जी।
थैंक यू सर। और अतुल सर को आपको बहुत बहुत बधाई सर पहले तो। थैंक यू सो मच लोकेश जी। और विजय सर, आपका क्लास मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ और बहुत अच्छा क्लास आपका रहा सर, मजा आ गया। क्या बात है, ये हुई ना बात कि जी। अब जाके हमें उनका नशा आ रहा है। मतलब जब कुछ काम करते हो ना, एक नशा आना चाहिए। जैसे अभी देखो अतुल जी को नशा आया था बीच में जब जुड़े थे, डे 1 से मेरे को पता है। ये इनसे शायद जिस दिन बात किए थे उसे 10-15 मिनट के अंदर इन्होंने जुड़ गए थे हमारे साथ। बिल्कुल। तो हमें क्या होता है, नशा लेना बहुत जरूरी है अच्छी चीजों का। तो नशा में क्या होता है, अब हम पे उनका नशा छा रहा है, जाके कह दो मंजिलों से कि जरा दूर हट जाएं, क्योंकि अब हमें चलने में मजा आ रहा है, अब हमें चलने में मजा आ रहा है। तो कोई भी चीज, जैसे अभी ये पढ़े हैं, देखो इनको मैं दिखाने के लिए थोड़ा और भी साथियों को रिक्वेस्ट किया था कि ये बोले कि मैं सर अभी पहुंच रहा हूँ, मैं जुड़ जाऊंगा, जरूर जुड़ूंगा। तो ये जुड़ गए। तो इनको देख के हम देख सकते हैं कि जब हमारे अंदर एक भाव आ जाता है, एक किसी चीज को पाने का एक जुनून आ जाता है, एक जज्बा आ जाता है, तो अपने आप अंदर एनर्जी आ जाती है। और भगवान ने एक जबरदस्त कलाकृति हमें दी हुई है कि वो अपने अच्छाई को देखते हुए सारी चीजें जो है अपने आप, जो बोलते ना तथास्तु, जो बोले शंकर भगवान के पास गए, भगवान शस्त्र देना, तो पाशुपास्त्र दे देते थे, है ना। तो क्यों देते थे कि उनके पास पहुंच गए। तो आप सोचिए, जो भी चीज पाना चाहते हो उसके पास पहुंच जाइए। आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा परसों मिलेगा, मिल ही जाता है। तो वो सारी चीजें, ज्ञान कौशल आपके पास मिलेंगे। हम अतुल प्रताप जी का हौसला अफजाई करते हैं और वो शाखा प्रबंधक बने, पुनः सभी टीम की ओर से बधाई देते हैं। और इसके पहले कि राहुल जी सभा का समापन करेंगे, वो 2 शब्द बोलेंगे। राहुल मिश्रा जी हमारे पुणे से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं 5 पावर इनको बता देता हूँ। अब ये शाखा प्रबंधक बने हैं, इनके अंदर 5 शक्तियाँ इनको जागृत करनी है। कुछ शक्तियाँ होंगी, कुछ शक्तियाँ ये इकट्ठा कर लेंगे, मुझे भरोसा है। पहला है पावर ऑफ नॉलेज। पावर ऑफ नॉलेज इनको बढ़ानी होगी, क्योंकि बैंकिंग में आपको सबसे बड़ा जो आपको पावर देना है, पावर ऑफ नॉलेज। और नॉलेज कैसे आता है, पढ़ने से आता है। और सबसे सरल उपाय बताऊं कि जो व्यक्ति लगातार पढ़ रहा है, 30 साल तक कोई मेहनत किया है, उसके साथ हो लो, वो आपको 30 दिनों में सारी चीज सिखा देगा। क्योंकि एक इंसान की आदत क्या होती है, एक इंसान की आदत क्या होती है, बड़बड़ बड़बड़ करने की आदत होती है। वो बड़बड़ बड़बड़ क्या करता है, जो जानता है उसी को बड़बड़ाते रहता है। आप बगल में हो, सब झोंक लेते हो। समझ में? ताली बजा दीजिए थोड़ा अतुल जी के लिए। आपको अगर 30 साल का अनुभव लेना है ना, तो एक व्यक्ति राहुल मिश्रा जी अगर 30 साल तक एक चीज का मेहनत किए हैं, तो उनका हाथ पकड़ लो, बिल्कुल छोड़ो ही मत। वो 30 दिन में आपको सिखा देंगे वो है क्या। क्योंकि इंसान की फितरत यही होती है कि वही एक्टिविटी करते रहता है जिसके बारे में उसको महारत हासिल करना हो, महारत हासिल रहता है। तो पहला पावर ऑफ नॉलेज। दूसरी क्वालिटी इनको डेवलप करनी है, पावर ऑफ करेज। करेज पावर अप, क्योंकि नए नए चुनौतियां आएंगी, उनको सामना करना पड़ेगा। तीसरी जो चीज है इनको करनी पड़ेगी, पावर ऑफ पेशेंस। पेशेंस रखना पड़ेगा, लोगों की बात सुननी पड़ेगी। एक कस्टमर आया ना, गरीब आया, अपनी बता रहे हैं, सर क्या बताएं साहब, मेरे घर अनाज नहीं है, ये नहीं है, सुनना पड़ेगा इनको। पावर ऑफ पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर साथ में वो आरएम साहब का फोन आएगा, चलो वो क्या नहीं करते, डूब मरो। जी जी मरता हूँ सर, थोड़ी देर मरता हूँ, कस्टमर चला जाए फिर मरता हूँ। ये पावर ऑफ, आपको इनको पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर घर वाली फोन करती, ये नहीं लाए चावल है, जी जी लाता हूँ, थोड़ा रुक जाओ लोग। मतलब ये पावर ऑफ पेशेंस है ये। चौथी क्वालिटी जो है, जो क्वालिटी आपको ब्रांच मैनेजर में चाहिए, वो है पावर ऑफ डिसीजन। आपको निर्णय लेने की शक्ति बढ़ानी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक स्टाफ को कैसे ठीक करना है, इस समय उचित काम क्या करना है। तो पावर ऑफ डिसीजन। और 5वीं क्वालिटी है पावर ऑफ कोलेब्रेशन। एक मैनेजर के पास सबसे अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, पावर ऑफ कोलेब्रेशन। राहुल मिश्रा जी से कैसे कोलेबरेट करना है, राहुल मिश्रा जी के साथ दूसरे लोगों को कैसे कोलेबरेट कराना है, टीम वर्क कैसे करना है, कस्टमर हमारी टीम है उनके साथ कैसे कोलेबरेट करना है। तो ये सारी चीज़ों को सीखना है। तो पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ करेज, पावर ऑफ पेशेंस, पावर ऑफ डिसीजन एंड पावर ऑफ कोलेबरेशन, ये 5 क्वालिटी जो है एक बैंकर के पास होनी चाहिए। और एक जज्बा होनी चाहिए कि सिर पे बर्फ, सिर पे बर्फ मुंह पे शक्कर, ये मुरली जी के लिए। सिर पे बर्फ मुंह पे शक्कर, सीने पे आग, पैरों में हो चक्कर, तब लोगे बैंकिंग इंडस्ट्री से टक्कर। ठंडा। सिर पे बर्फ मुंह पे शक्कर, मीठा बोली। सिर पे बर्फ मुंह पे शक्कर, सीने में आग, पैरों में हो चक्कर। रिकवरी मिल रहा है, दौड़ के भाग के ले चले जाओ। पीपीएफ मिल रहा है, सुकन्या मिल रहा है, दौड़ के चले जाओ। डिपॉजिट मिल रहा है, रजिस्ट्री कराने आए हैं हमारे मुरलीधर, 1 करोड़ का सामान बेचने आए हैं, मतलब जमीन बिक रहा है, तुरंत चले जाओ रजिस्ट्री कार्यालय। मतलब पैरों में चक्कर, सिर पे बर्फ मुंह पे शक्कर, सीने में आग, पैरों में चक्कर, तब लोगे एक बैंकिंग। मैं सुनाऊं। हाँ
हाँ जी, क्या हाँ जी। बात है सर, क्या बात है। जिसके पैर गरम, पेट नरम और दिमाग ठंडा हो, वो हमेशा सक्सेस होता है। वाह, पैर गरम, पेट नरम और दिमाग ठंडा। बहुत बढ़िया। तो दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा, एक प्राइम क्वालिटी है एज ए बैंकर की, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें एक साथ आती हैं। अगर ये क्वालिटी डेवलप हो गई तो आप एक अच्छे बैंकर हो सकते हैं। अब राहुल जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आज के समापन की घोषणा कर दें और सबका धन्यवाद कर दें, सबको थोड़ा हौसला अफजाई कर दें, सबको बधाई दे दें और सबको शुभकामनाएं दे दें। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो अतुल जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस विद सेलिब्रेशंस एंड विश यू मैनी मोर प्रमोशन इन फ्यूचर। थैंक यू अतुल जी। और सर अभी मैं केवल अपने सभी एस्पायरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई तो ठीक है, वो सब चलती रहेगी, बट बैंकिंग में जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं, जिस ऑफिस में हम बैठे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा इन्वॉल्व अगर हो जाए, इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। इन्वॉल्वमेंट से ही कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना भी आएगा। और जैसे आपने बताया कि ठंडा सर रखें, बोलचाल अच्छी रखें, बिल्कुल देखिए सबके पास प्रेशर होता है, बैंकिंग में काफी प्रेशर होता है, लेकिन जब आप कस्टमर से सही तरीके से बात करते हैं, वो भी आपकी इज्जत करते हैं। कई बार ये भी होता है कि आप उनको बोलते रहे कल आ जाना, कल कर देंगे, आज हमें कुछ और काम है, तो वो फिर 2-3 दिन रुक भी जाते हैं, बिकॉज कस्टमर्स के पास भी वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। और ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करना है डिजिटल बैंकिंग की तरफ लोगों को, और वो तभी हो सकता है जब हम उनका केवाईसी करें, मोबाइल उनका ऐड कर दें उसमें। और ये केवल मैं पीएसबीज के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, ग्रामीण बैंकिंग के लिए भी बोल रहा हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ पे इंडिया में 99% लोग आजकल एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, सभी व्हाट्सएप चलाते हैं, सभी मेल्स करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, भले ही वो अनपढ़ है, इलिटरेट है, लेकिन व्हाट्सएप चलाना सभी जानते हैं, मैसेज पढ़ना सभी जानते हैं। तो थोड़ा सा हम इन्वॉल्वमेंट कर ले बैंकिंग में अपने आप को, बस ये ना देखे कि हाँ भाई 10 से 5 हमें जाना है। सपोज करो कोई एसएससी का लोन आता है, कोई व्हीकल लोन आता है, कोई लीड मिलती है, बिकॉज हम लोग जो भी क्लर्क है, क्लरिकल ग्रेड में है, वो फ्रंट लाइनर्स है, और लोग सबसे पहले हमारे पास ही आते हैं, वो थोड़ी सीधा एकदम से पहुंच जाते हैं ऑफिसर के पास में कि हाँ जी मेरे को लोन चाहिए, बताइए। वो सबसे पहले हमारे पास में आते हैं, इंटरेस्ट रेट पूछते हैं, बता दें कि मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो उन्हीं से आधी चीजें हमारी क्लियर हो जाती है एग्जाम के लिए। तो राजीव नयन जी से एक्चुअली मेरी गुजारिश ये है कि बहुत ज्यादा टेंस ना हो किसी भी चीज को लेके, है ना, खुशी से देखें। आपकी सर आपके केवल वीडियो देखने और आप जैसे सेशन लेते हैं वही हम देख रहे हैं ना, तो मैं 100% कह रहा हूँ कि सर कोई भी आदमी, कोई भी जो एस्पायरेंट है अपना, कोई भी नहीं रुकेगा, हमें नंबर 1 में तो आ ही जाएगा, स्केल 1 ले ही लेगा। बस यही गुजारिश है, बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ऐसे ही सेशन हमारे चलते रहे, एक दूसरे के व्यूज एक दूसरे को मिलते रहे और प्रोसेस एक्सचेंज होती रहे, यही इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और हमारे ये राजीव नयन जी ऐसे चिंतित नहीं रहते, वो उत्सुक रहते हैं, एक्चुअल में उत्सुक है वो सवाल। मैंने एक्चुअली थोड़ा सा वो गंभीर देखे हमको, हाँ। मैंने बोला ये खुश रहे। नहीं थोड़ा वो ना उत्सुक हो जाता है थोड़ा उसको, जी। बाकी चिंतित जी। नहीं रहता है, वो अच्छा है लड़का। और सब अच्छा किया आपने, उनको हिंट भी कर दिया, क्योंकि सुधार करेगा वो, अच्छा बेहतर दिखेगा और अच्छा बेहतर भी है। तो बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अगर नदी मिल जाए तो फिर समंदर की तलाश करो, एक पत्थर से तो शीशा टूट ही जाता है, पत्थर टूट जाए आप ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। तो आपके अंदर एक हुनर पैदा करके हम लोग सभी लोग एक साथ बढ़िया तरीके से एक सुखमय जीवन जी सकते हैं, अपना अच्छा कार्य निष्पादन कर सकते हैं। आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर कल्याण और कार्यकुशलता, सकुशलता और अच्छे कार्य निष्पादन की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। कल इंटरव्यू करेंगे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।